वो लगाया था, एक इमेज दी थी मैंने, मनीष को लगा दिया था ना। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से एक बारी मुझे बताएंगे, क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? बहुत बहुत नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड आफ्टरनून बेटा। आज है 17th ऑफ जुलाई, आज है 17th ऑफ जुलाई बेटा। और अब से ना आप लोग मुझे याद दिलाना, हम हर दिन डेट लिखा करेंगे, मैं भूल जाती हूँ, डेट लिखा करेंगे, ठीक है? इससे ना थोड़ी सी और हमें आइडिया मिलता रहेगा कि हमारे जो दिन है वो बीतते जा रहे हैं और हमारी जो पढ़ाई है वो और अच्छी होती जा रही है, ठीक है? तो आई होप बेटा आप लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने पिछले दोनों चैप्टर्स को बैकलॉग नहीं होने दिया है, और अगर हुआ है तो आप उसको अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि बेटा, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी, ओके फाइन, माई मिस्टेक, माई बैड, ठीक है? लेक्चर 7 नहीं है, सॉरी यार, लेक्चर 1 लेक्चर 1, ठीक है? तो आज है लेक्चर नंबर 1 ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आप जो भी चीजें बेटा पीछे पढ़ के आए हैं, अगर बाई चांस कोई भी बैकलॉग है तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। हमेशा नई शुरुआत करनी है और जो भी चैप्टर हम शुरू करते हैं हम हमेशा आपको बेसिक्स बताते हुए चलते हैं, तो आपको कोई दुख दर्द समस्या नहीं होगी। लेकिन एक फ्रेश माइंड के साथ में बेटा, एक फ्रेश एनर्जी के साथ में क्लास में बैठिएगा। एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही फेवरेट चैप्टर होता भी है बच्चों का, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 सवाल इस चैप्टर में बन सकते हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छी तरीके से बेटा क्या करना है, जोश और एनर्जी के साथ में मेरे प्यारे प्यारे सपोले मुझे एक बारी बताएंगे हाउ इज द जोश। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिखा था कि अब हम आपकी सपोला आर्मी बन चुके हैं, तो सारी सपोला आर्मी बेटा मुझे बताएगी हाउ इज द जोश। और बेटा क्लास में लर्न करना है, अपने आप से हर दिन बोलना है मुझे क्लास में लर्न हो जाएगा, जितना भी मैम पढ़ाएंगी मैं क्लास में ही लर्न करने की कोशिश करूंगी या कोशिश करूंगा, ताकि मेरा रिवीजन जो है 15 से 20 मिनट में हो जाए, उससे ज्यादा समय मुझे ना लगे। और बहुत सारे सपोले आई एम होपिंग कि आगे बहुत आगे जाने के बाद बेटा कार्डियोलॉजिस्ट भी बनना चाहते होंगे, तो काफी इंटरेस्ट आएगा आपको इस चैप्टर में, ठीक है? शुरू करें फिर मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों। बहुत सही बेटा, शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर नीट एग्जाम। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा आज तो समाप्ति एक्सप्रेस की जरूरत नहीं है ना, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटा एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में, 2 से 3 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके नीट एग्जाम में। चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको बेटा ये बता देती हूं कि हमें चैप्टर को कैसे पढ़ना है, ठीक है? कैसे मतलब पढ़ना किस सीक्वेंस में है। हम सबसे पहले बेटा, क्योंकि चैप्टर ही है बॉडी फ्लूइड्स और फिर है चैप्टर में सर्कुलेशन, तो बॉडी फ्लूइड्स और हमारा जो मेन फ्लूइड है हमारी बॉडी में वो होता है हमारा ब्लड। तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट होगा ना बेटा, वो सबसे पहला पार्ट होगा आपके ब्लड का, तो हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देती हूं कि कैसे कैसे जो है आप टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब मैं ब्लड पढ़ाती हूँ, पूरे ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ाती हूँ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें WBC, RBC, सबकी शक्ल सूरत सब कैसे दिखते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग, है ना, और फिर आप पढ़ते हो एक कंडीशन इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, और फिर आप पढ़ते हो लिम्फ। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो आपका फ्लूइड्स वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने ब्लड भी पढ़ लिया, आपने लिम्फ भी पढ़ लिया, यही 2 मेन फ्लूइड है बच्चों इस चैप्टर में, ठीक है? और उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, इसकी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कैसे होती है, हमारा बेचारा दिल, छोटा सा दिल, ठीक है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा दिल है हमारा, तो हम दिल के बारे में पढ़ेंगे बेटा, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर्स, हार्ट में बेटा कैसे फंक्शनिंग होती है, नोडल टिश्यूज क्या होते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है, और द मोस्ट मेरा फेवरेट टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो है कार्डियक साइकिल। तो इसके साथ रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, एंड अलोंग विद दैट बेटा पी 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 मतलब ECG के बारे में पढ़ेंगे।
और ये फिर ये एक पोर्शन है। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप ऑफ सर्क्यूलेशंस पढ़ेंगे, डबल सर्क्यूलेशन, पोर्टल सर्क्यूलेशन, कोरोनरी सर्क्यूलेशंस, ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर रेगुलेशन कैसे होती है हार्ट की एक्टिविटी की, और फिर बेटा वो दिन आएगा जब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये चैप्टर का सीक्वेंस है। ठीक है, ये चैप्टर का सीक्वेंस है। आपको समझ में आ गया बेटा कैसे पढ़ने वाले हैं हम शुरू करते हैं बेटा बिल्कुल इंट्रोडक्शन से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में जो चीजें दी हुई है कुछ, उससे हम शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम सुंदर सुंदर से लिख लो बेटा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख लो बेटा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। मैम आप ठीक हो गई? नहीं बेटा, ठीक तो नहीं हुई हूं, बट इट्स ओके, ठीक तो हो ही जाऊंगी यार। ठीक है, बट आई विल बी फाइन। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, हेडिंग डालिए आप, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले इस चैप्टर में हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, जब आप बेटा बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स की, हम क्या है बेटा, हम तो बड़े अपने आप को हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में मानते हैं, और हम हैं भी, हम हायर वर्टिब्रेट्स हैं। बट हर कोई बेटा इतना एडवांस्ड, इतना कॉम्प्लेक्स एनिमल तो नहीं होता। आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे बड़े सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, और जब आप बड़े सिंपल ऑर्गेनिजम्स यानी कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है इस चैप्टर में, मैं सिर्फ उनके बारे में बताऊंगी। बाकी तो हर किसी एनिमल का सर्कुलेशन कैसा होता है वो हम एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। नोट करना है, बिल्कुल नोट करना है बेटा, इंट्रोडक्शन को भी नोट करना है। तो यार हम तो हायर वर्टिब्रेट्स हैं। हायर वर्टिब्रेट्स जो है सर्कुलेशन के लिए दो फ्लूइड्स का इस्तेमाल करता है, मेन दो फ्लूइड्स का इस्तेमाल करता है। एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ठीक है, ये दो मेन फ्लूइड्स हैं। हालांकि आप सबको पता है कि लिम्फ जो होता है ना बेटा, वो ब्लड से ही फिल्टर होके बनता है। लिम्फ कोई अलग से कोई चीज नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चलना बेटा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलना। तो ब्लड के ही छन्ने से एक्चुअल में बनता है लिम्फ, लिम्फ कुछ अलग से नहीं है। बट ये दो मेन फ्लूइड्स हैं बेटा, जो हमारी बॉडी में बड़े सारे काम करते हैं। क्योंकि दिमाग में आता है कि मैम इसकी जरूरत क्या है। जैसे हमने डाइजेशन किया था, क्यों जरूरत है? क्योंकि भाई डाइजेस्ट खाना खाओगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, उनको तोड़ोगे, उनको एब्जॉर्ब करोगे, यूटिलाइज करोगे तो एनर्जी मिलेगी। अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए? उनको यूटिलाइज करने के लिए। मैम ब्लड क्यों चाहिए, बॉडी फ्लूइड क्यों चाहिए? उनको सर्कुलेट करने के लिए। सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? यस। तो मैम हमें ब्लड की जरूरत है, और हायर वर्टिब्रेट्स जस्ट लाइक अस, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास होता है बॉडी फ्लूइड। क्योंकि हमें चीजों को, ऑक्सीजन को, CO2 को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, विटामिन्स को, आयंस को, कितनी सारी चीजों को सर्क्यूलेट करना पड़ता है। तो वी यूज आवर बॉडी फ्लूइड। समझ में आ गई बात? हमें इसीलिए हमारा बॉडी फ्लूइड चाहिए होता है। बट बेचारा बेटा जो इनवर्टिब्रेट है, अब जैसे कि बात की है एनसीईआरटी ने पॉरीफेरा की बेटा, ठीक है, मैं ऐसा दुखी मुंह बना रही हूं, ऐसा मत समझना, बेचारा पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा बेटा सबसे पहला एनिमल किंगडम का आप फाइलम पढ़ते हो, और सिलेंट्रेटा भी अगला फाइलम जो पढ़ते हो, जिसमें आप हाइड्रा के बारे में पढ़ोगे। तो कहोगे ये बेचारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके पास ऐसा कोई बॉडी फ्लूइड तो मैम है नहीं, तो ये कैसे सर्कुलेशन करते हैं? तो इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले ये लिखती हूं जो मैंने आपको बताया है ना। हम कह रहे हैं कि यार हायर वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमंस, हायर वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमंस, मतलब मैं कह क्योंकि ह्यूमन पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ह्यूमन के बारे में पढ़ रही हूं, बता रही हूं। हायर वर्टिब्रेट्स लाइक मैमल्स, और मैमल्स में आ गए हम ह्यूमन। हम क्या करते हैं बेटा? वी यूज स्पेशल, लिखना है बेटा, सारी चीजें लिखना है ना। स्पेशल बॉडी फ्लूइड्स, हम क्या यूज करते हैं? स्पेशल बॉडी फ्लूइड्स को यूज करते हैं। किस कारण से यूज करते हैं? फॉर बेटा वेरियस पर्पसेस, है ना, लाइक सर्कुलेटिंग दी न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, एक्सेट्रा।
और जो दो मेन बॉडी फ्लूइड्स हम यूज करते हैं बेटा, हम यहां पे लिखेंगे टू मेजर बॉडी फ्लूइड्स, टू मेजर बॉडी फ्लूइड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो है हमारा ब्लड और ब्लड से ही बनने वाला लिम्फ। आप एक चीज ध्यान रखिए बेटा, मैंने आपको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में भी पढ़ाया था कि हमारे जैसे ब्रेन के कुछ स्पेसेस होते हैं जिन्हें बोला जाता है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। आपकी ना चैट्स बेटा रुक गई है ना, जिन्हें बोला जाता है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, जिन्हें बोला जाता है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में भी फ्लूइड है जिसे बोलते हैं बेटा, चल नहीं रहा है, चार्ट स्लो हो गई है, जिसे बोला जाता है बेटा CSF। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो भी ब्लड के ही फिल्टरेशन से बनता है। अब लिम्फ पढ़ रहे हो वो भी ब्लड के फिल्टरेशन से बनता है। तो मेन जो फ्लूइड होता है ना बेटा, वो मेन फ्लूइड है तुम्हारा ब्लड, और बाकी मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स जो आप बॉडी में जैसे लिम्फ पढ़ते हो, जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ते हो, वो ब्लड के ही छन्ने से बनता है, ब्लड के ही फिल्टरेशन से बनता है। आप बेटा ब्लड से रिलेटेड जो सर्कुलेशन पढ़ोगे वो होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और आप लिम्फ का जो सर्कुलेशन पढ़ोगे वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम। हालांकि एनसीईआरटी में लिम्फेटिक सिस्टम को डिटेल में नहीं बताया हुआ, लेकिन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को डिटेल में बताया हुआ है, तो इसको जितना बताया हुआ है हम उतना ही पढ़ेंगे। ये तो हायर वर्टिब्रेट्स की बात हो गई मैम। अब आप बताओ, जो आप बता रहे थे कि बेचारा पॉरीफेरा क्या करता है या सीलेंट्रेटा क्या करता है, और आपको पता है बेटा ये पानी में रहते हैं, दे ऑल आर एक्वेटिक। आप पॉरीफेरा में भी पढ़ते हो कि पानी में रहने वाले हैं, आप बेटा सीलेंट्रेटा में भी पढ़ते हो पानी में रहने वाले हैं, एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, मरीन वाटर होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो पढ़ेंगे। अब ये पानी में रहते हैं तो ये अपने चारों ओर जो बेटा पानी है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इनके सेल्स को भी न्यूट्रिएंट, बहुत स्लो हो गए हैं, इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो भाई अब उनको कैसे मिलेगा? उनके पास तो ऐसा कोई बेटा बॉडी फ्लूइड नहीं है, तो वो अपने चारों ओर जो बेटा पानी है ना उसको सर्कुलेट करते हैं। जैसे आप पॉरीफेरा में तो आगे पढ़ोगे कि पॉरीफेरा में एक सिस्टम होता है जिसे बोला जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? एक बारी मुझे बता दो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अगर आप लोगों ने यहां तक कर लिया है तो कैन आई मूव अहेड? एक थम्स अप दे देना एक थम्स अप दे देना। यस यस, और वो उनकी बॉडी कैविटी के थ्रू मूव करती है। मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी, ठीक है? एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगी। तो जैसे कि एनसीईआरटी कहती है लोअर इनवर्टिब्रेट्स, एक तो हैं तो इनवर्टिब्रेट्स, ऊपर से इनवर्टिब्रेट में भी सबसे लोअर मतलब सबसे पुराने, है ना? जो वर्टिब्रेट नहीं है वही इनवर्टिब्रेट है बेटा, है ना? लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक एनसीईआरटी मेंशन करती है बेटा स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। स्पॉन्जेस क्या होते हैं? पॉरीफेरेंसी होते हैं। स्पॉन्जेस क्या होते हैं बेटा? पॉरीफेरा ही होते हैं, पॉरीफेरा या सीलेंट्रेट्स। इसको कोई भी बेटा सीलेंट्रेटा, पॉलेंट्रेटा नहीं है, सीलेंट्रेटा है। लाइक सीलेंट्रेट में एक एग्जांपल दे देती हूं सीलेंट्रेटा का, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। हाइड्रा ये क्या करता है बेटा? इट यूजेस सराउंडिंग वाटर, it uses surrounding water to circulate nutrients, gases via body cavity। अब देखो मैं एक डायग्राम की मदद से तुम्हें समझाती हूं। इनके पास तो कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है नहीं यार। अब जैसे आप बेटा स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ोगे ना, स्पॉन्जेस की बॉडी में आप, जब मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको पॉरीफेरास के बारे में, आप देखोगे उनकी बॉडी में ना उनकी बॉडी कुछ ऐसी दिखती है, उनकी बॉडी कुछ बेटा ऐसी दिखती है। उनकी बॉडी कुछ ऐसी दिखती है। अगर आप देखो इससे ध्यान से, तो मैंने ना इनके बीच बीच में स्पेस बनाए हुए हैं। इनकी बॉडी में बड़े सारे छेद होते हैं बेटा, इसीलिए तो इनको एक्चुअल में पॉरीफेरा बोलते हैं बेटा, इसीलिए तो इनको पॉरीफेरा बोलते हैं। पॉरीफेरा का मतलब ही होता है जिनकी बॉडी में पोर्स हो, जिनकी बॉडी में पोर्स हो, जिनकी बॉडी में छेद हो, है ना? एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज हाइपॉक्सिया। अच्छा सुनो मेरी बात एक सेकेंड,
एक उस बच्चे को मुझे एक बार, ताकि सारे बच्चों को ये समझ में आ जाए, हाइपॉक्सिया जैसी बहुत सारे, ऐसे हाइपॉक्सिया का मतलब होता है लो ऑक्सीजन लेवल, ठीक है बेटा। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड कभी कभी आप बीच बीच में पूछते हो। वैसे तो आप कभी डाउट्स में पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट दीज पहले की मॉड्यूल्स आती थी ना, उसमें बहुत सारी चीजें दी होती थी उस चैप्टर से रिलेटेड। बट आप इतने टर्म्स पढ़ोगे तो बेटा टर्म्स तो अनलिमिटेड है ना, मेडिकल टर्म्स तो बहुत अनलिमिटेड है, फिर आपके पढ़ने का कोई बाउंड्री नहीं रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? डाउट तो है, आप डाउट्स में कभी पूछोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, बट दीज आर ऑल अतिरिक्त ज्ञान, है ना, याद रखना। चलो ठीक है, अब बेटा ये देखते हो ना, ये इसकी बॉडी में बड़े सारे छेद होते हैं, इसकी बॉडी में बड़े सारे छेद होते हैं बेटा। अरे छेद ना बेटा बिल्कुल ही कलर हो जा रहे हैं मेरे से, ये इसीलिए इनको पोर बियरर्स बोलते हैं। पोर बियरर ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में पोर्स हो, जिनकी बॉडी में बेटा पोर्स हो, है ना। तो ये बड़े सारे पोर्स हैं और इनके आसपास क्या है बेटा, इनके आसपास है जल। इनके आसपास क्या है बेटा, जल। क्यों है इनके आसपास जल? क्योंकि ये जल में रहने वाले प्राणी हैं। एक मछली जल की रानी थी और एक बेटा पॉरीफेरा भी जल की रानी है। पॉरीफेरा भी तो पानी में ही है ना यार। अब ये जल बोल रही हूं बेटा। अब इस जल के अंदर से बेटा ये जल ही इनके बॉडी में सर्कुलेट करता है। ड्रॉ करना है बिल्कुल करो बेटा, मैं पेंटिंग थोड़ी कर रही हूं, बिल्कुल करना है आपको ड्रॉ। ये है इनकी चारों ओर बेटा वाटर सराउंडिंग, इनकी बॉडी के अराउंड जो ये वाटर ही है ना बेटा, ये वाटर है ना, यस। इसके थ्रू ही बेटा सारी चीजें, ये बॉडी, ये इनकी बॉडी के अंदर की एक कैविटी है, इसे स्पॉन्जोसील बोलते हैं। बट क्योंकि मैं एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा रही हूं तो मैं अंदर के टर्म्स, एक्चुअल वाले टर्म्स क्या होते हैं वो नहीं आपको बता रही हूं, क्योंकि आपके मतलब की नहीं है। बस इस लाइन को समझाने के लिए कि भाई यही पानी इनकी बॉडी के अंदर आता है बेटा, यही पानी इनकी बॉडी के अंदर आता है और इसी पानी के थ्रू, और ये कैविटी के अंदर सर्कुलेट करता है, और इसी के थ्रू क्या होता है ना बेटा, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें बेटा क्या होती है, ये सारी चीजें बेटा सेल्स को मिल जाती है। तो ये बेसिकली पानी एंटर करता है, वाटर एंटर्स, एंड बेटा इस कैविटी के अंदर वो सर्कुलेट कर रहा होता है। कोई एज सच बेटा बॉडी फ्लूइड इनके पास नहीं है, और जितने भी सेल्स हैं बेटा उनको इसी के थ्रू सारी चीजें मिल जाएंगी। समझ में बेटा आ गई बात? यस यस। ये मैंने क्या बनाए हुए हैं, इनकी बॉडी के पोर्स, रेफरेंस के लिए, ठीक है। फिगर मैंने किसकी बनाई हुई है, पॉरीफेरा की, ताकि मैं तुम्हें ये दिखा पाऊं कि पॉरीफेरा में सर्कुलेटिंग वाटर किस प्रकार से बेटा, किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को सर्कुलेट करने में बेटा मदद करता है। बताओ कोई दुखदर्द समस्या बेटा, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, जितने भी शब्दों का बड़े बड़े आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यहां पे भी एक छेद होता है बड़ा सा, इसके थ्रू चीजों की एग्जिट होती है। वो सारे शब्द मैं बताऊंगी। वी आर नॉट रीडिंग एनिमल किंगडम, बट इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू दिस, आई विल हैव टू बेटा मेक अ डायग्राम एंड एक्सप्लेन यू। मैं हाइड्रा का भी डायग्राम बना के आपको दिखा सकती हूँ कि हाइड्रा के अंदर भी बेटा सेम चीज होती है, बट आपको जबरदस्ती और बनाना नहीं है। आप सिंपल इससे भी समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से बेटा जो इसके चारों ओर फ्लूइड होता है, उसी के थ्रू बेटा न्यूट्रिएंट्स, गैसेस वो कैविटी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, और बेटा सेल्स को वो सारी चीजें मिल जाती है। किसी को कोई दुखदर्द समस्या? यस एवरीवन, किसी को कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है? ठीक है। अब यार हम तो बात करेंगे अपनी, क्योंकि हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें तो अपने से बेटा मतलब है, वैसे भी हमें अपने से ही मतलब होता है। तो हम अपने बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, अपने बॉडी फ्लूइड की बात करेंगे, और अपने ब्लड की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेटा हम एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे, जो इस पर्टिकुलर जो इंट्रोडक्शन पार्ट में है। एक बारी थम्स अप दे दीजिए। डन 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 डन। यस एवरीबॉडी। यस एवरीवन। चलिए एनसीईआरटी की रीडिंग करें एक बारी, करें एनसीईआरटी की रीडिंग। देखो, you have learned that
all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances. आप सबको पता है कि सारे लिविंग सेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होता है, अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं जिंदा रहने के लिए बेटा. Also the waste and harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissue. आपने देखा था कि हमारे टिश्यू में बेटा CO2 बन रहा था. हम CO2 को बेटा दबा के घर के अंदर बैठे नहीं हुए थे, हम CO2 को एक्सहेल आउट कर रहे थे, क्योंकि हमारी बॉडी में बनने वाले हार्मफुल जितने भी बेटा सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें भी कंसिस्टेंटली बेटा क्या होता है, रिमूव करते रहना पड़ता है. वो भी हमारा बॉडी फ्लूइड ही कर रहा है ना. बॉडी फ्लूइड नहीं कर रहा है डायरेक्टली, मतलब बॉडी फ्लूइड की मदद से ही वो ट्रांसपोर्ट होता है. It is therefore essential to have efficient mechanisms for the movement of these substances to the cells and from the cells. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म्स हो, एफिशिएंट मैकेनिज्म्स हो, जो इन चीजों को सेल्स तक पहुंचाए और जो चीजें नहीं चाहिए वो सेल से दूसरी तरफ को लेके जाए, है ना. Different group of animals have evolved different mechanisms for the transport. अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके की मेथोडोलॉजी इवॉल्व होती है. जब कोई पुराना प्रिमिटिव एनिमल होता है और जो कोई एडवांस्ड होता है, उनमें डिफरेंस होगा, क्योंकि जो पहले आया उसमें उतनी एडवांसमेंट नहीं थी. कंप्यूटर्स पहले कैसे थे, टीवी पहले कैसा था, मोबाइल पहले कैसा था, वैक्सीन पहले कैसी थी, आज के डेट पे बेटा एडवांसमेंट आ चुकी है. तो अलग अलग एनिमल्स ने बेटा अलग अलग इवोल्यूशन, वही तो इवोल्यूशन है ना. आगे बेटा हम क्या पढ़ेंगे, देखो. सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस, like coelenterate, circulate the water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cells to exchange these substances. यही जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है मैम, ये अपने सराउंडिंग फ्लूइड को यूज करते हैं और इसे सर्कुलेट करते हैं अपने बॉडी कैविटी में, इसी सेम बेटा न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के लिए, है ना. यस. फिर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल. बोला इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स अगर होंगे तो वो बेटा अपने बॉडी फ्लूइड्स का इस्तेमाल करेंगे इन्हीं चीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना. ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड body fluid by most of the higher organisms including humans for this purpose. blood सबसे ज्यादा commonly यूज किए जाने वाला बॉडी फ्लूइड है, इसी न्यूट्रिएंट, इसी ऑक्सीजन को बेटा ट्रांसपोर्ट या इधर से उधर मूव कराने के लिए ज्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स में है, हम में भी है. फिर क्या बोला, अनदर बॉडी फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ also help in transport of certain substances. मैम एक और बॉडी फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं लिम्फ, और लिम्फ भी मैम कुछ ना कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है. तो लिम्फ के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर बेटा यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ. लिम्फ को ही ये टिश्यू फ्लूइड कहते हैं. हालांकि लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में एक बहुत छोटा सा अंतर होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना. बट अभी इन्होंने कहा है कि ब्लड और लिम्फ को ही टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं. एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड. डन. अरे हियर इन का मतलब देखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर इन. अरे भाई डिक्शनरी लेके, हियर इन मतलब यहां पे, इतना तो गूगल करे ना. यस एवरीवन. बिल्कुल, मैम को भी एकदम अंग्रेजी समझते हैं. मैम भी कोई कोई अंग्रेजी का वर्ड गूगल करके देखती हैं. मैम कोई वो थोड़ी है बेटा, हाँ, इंग्लिश. कुछ कुछ कठिन शब्द दिए होते हैं इंग्लिश के. अब हम बेटा शुरू करते हैं किसके बारे में, अब हम शुरू करने वाले हैं अपने बॉडी फ्लूइड के बारे में. और सबसे पहला जो फ्लूइड बेटा हमें डिस्कस करना है दैट इज आवर ब्लड. हम सबसे पहले जिस चीज की चर्चा करेंगे बेटा, चाय पे तो नहीं, पानी पे चर्चा करेंगे क्योंकि मैं पानी पी रही हूं, दैट इज बेटा ब्लड. ब्लड की चर्चा करें. यस, ब्लड की चर्चा करें. तो बेटा जो ब्लड होता है, आपने एक बहुत प्यारा चैप्टर पढ़ा था एनिमल टिश्यू का, और आपने उसमें पढ़े थे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू. जब हम ब्लड की बात करते हैं मेरे प्यारे सपोलो, तो बेटा ये कौन सा टिश्यू है, अरे भाई, तो बेटा ये कौन सा टिश्यू है, ये होता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. पहले इसकी कुछ जनरल बातें कर रहे हैं. ये क्या है बेटा, ये है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. होता है कि नहीं,
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप कनेक्टिव टिश्यू को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करते हैं बेटा? आप कनेक्टिव टिश्यू को एज पर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एज पर एनसीईआरटी। और जब आप बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तो उसमें दो चीजें होती है बेटा, एक होता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल में आप पढ़ते हो बोन्स और कार्टिलेज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ते हो लिम्फ एंड ब्लड, ठीक है। और बिल्कुल बेटा वैसा ही आप पढ़ोगे भी जैसे आप कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ते हो कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स हैविंग अ ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर्स along with a lot of cells। आप पढ़ते हो ना कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है, फाइबर्स होते हैं। ये एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था जिनमें फाइबर्स नहीं होते, है ना, याद है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स नहीं होते, और बेटा फाइबर्स होने भी नहीं चाहिए, ये फ्लूइड है भाई, ये बहते रहना चाहिए, ये बहते रहना चाहिए। अगर बेटा फाइबर्स आ जाएंगे तो ऐसे समझो कि बेटा अटकेगा, फ्लूइड बह नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना? तो इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, है ना, दे डोंट हैव एनी फाइबर्स बट दे हैव द मैट्रिक्स, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जिसके बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो मैम एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात तो हमें पता चल गई। और जैसा कि हमने पढ़ा भी हुआ है कि मैम इनमें कोई फाइबर्स नहीं होते। हालांकि कनेक्टिव टिश्यू की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है कि उनमें फाइबर्स की प्रेजेंस होती है ना। और कनेक्टिव टिश्यू है, ओरिजिन कनेक्टिव टिश्यू का होता है मीजोडर्मल, ठीक है, मीजोडर्म लेयर से ओरिजिन होती है। तो बेटा ब्लड का भी ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल। आई एम नॉट श्योर कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है, पर आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिया है तो लिख लो, नहीं दिया है तो इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मीजोडर्मल ओरिजिन, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन भी मीजोडर्मल होता है, ठीक है। अच्छा, जब आप बात करते हो बेटा ब्लड की, तो ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन पीएच का होता है, स्लाइटली, हल्का एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन। जब इसकी पीएच की बात करते हो, अगेन मे नॉट बी गिवन इन एनसीईआरटी, बट ये पॉइंट याद रख लेना, स्लाइटली, हल्का एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन। इससे पहले कि मैं बेटा ब्लड के फ्लो चार्ट में आगे बढ़ूं, मेरे प्यारे सपोलो, ब्लड का फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फ्लो चार्ट, ठीक है। देखो ये आपकी मर्जी है, आपको याद नहीं रखना है आप मत याद रखो, छੱਡ दो, ठीक है। बट मैं तो तुम्हें एक जनरल, क्योंकि ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है इन जनरल आपको पता होनी चाहिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो। बहुत हैवी डेटा नहीं बताया मैंने कुछ की, बहुत हैवी कोई इंफॉर्मेशन बता दी है, बेसिक एक चीज बताई है ना। देखो ब्लड के कॉम्पोजिशन में हम जाएंगे क्योंकि वो फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपको कैसे पता चलता है बेटा कि ब्लड में एक प्लाज्मा पार्ट होता है, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड में बेटा ब्लड सेल्स होती हैं। तो आप क्या करते हो ना, ब्लड सैंपल लेते हो, किसी का भी ब्लड सैंपल लोगे और उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, हाई स्पीड में रोटेट, ठीक है। यस, हाँ, ये 7.4 है भाई, मेरी 7 की शक्ल इतनी गंदी लग रही है क्या? ठीक है, जब ब्लड को तुम हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करते हो ना, तो अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं, किसी में प्लाज्मा, किसी में फॉर्म्ड एलिमेंट्स, किसी में डब्ल्यूबीसी, किसी में प्लेटलेट्स, उसको बताऊंगी मैं। और अब मैं सबसे पहले लेकिन आपको बेटा ब्लड का फ्लो चार्ट बताती हूं, ठीक है। आधे पेज का स्पेस होगा तो आधे पेज के स्पेस में भी बेटा तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लर्न करना है बेटा, याद रखिए, समझते समझते क्लास में ये एक एक चीज आपको लर्न करते जाना है, मेरे साथ साथ में बोला भी कीजिए जब आप क्लास में लिखते हो। तो मैं ब्लड का एक फ्लो चार्ट बनवा रही हूं बेटा आपको, ये बताने के लिए कि ब्लड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ब्लड का क्या क्या हिस्सा है। राइट साइड में ज्यादा चीजें लिखेंगे, लेफ्ट साइड में बेटा वैसे भी चीजें कम लिखनी है हमें, ठीक है। तो ब्लड का सबसे पहला हिस्सा होता है नंबर 1, दैट इज द लिक्विड पार्ट, मैट्रिक्स पार्ट, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा, जिसे बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। और नंबर 2 होता है बेटा जिसे बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसे बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक पार्ट है प्लाज्मा और एक पार्ट है बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जब आप प्लाज्मा की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला बेटा, यही तो मैट्रिक्स एक्चुअल में, यही तो बेटा जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है ना, लिक्विड मैट्रिक्स या फ्लूइड मैट्रिक्स, यही वो होता है।
और इसको बेटा पता है और क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये भी बोल सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूं, अभी मैं आपको समझाती हूं कैसे, है ना। एक पार्ट है बेटा आपके पास प्लाज्मा और एक पार्ट है आपके पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जब आप प्लाज्मा की बात करते हैं ना बेटा, तो प्लाज्मा आपके ब्लड का मैक्सिमम पार्ट कंपोजिशन में है, जिसे बोलते हैं 55% ऑफ द टोटल ब्लड। ये 55% होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्यों बोला अभी मैं आपको समझाऊंगी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्यों बोला ये मैं आपको अभी समझाऊंगी, ठीक है बेटा जी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की जब मैं बात करूं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में फिर दो पार्ट्स होते हैं। एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पार्ट होता है जो एक्चुअल ट्रू सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, और एक होती है बेटा जो सेल्स की टुकड़े होते हैं, सेल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं, सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स होती हैं। तो आप इसे इस तरीके से लिखते हो कि इसका मैम एक पार्ट होता है जिन्हें हम ब्लड सेल्स बोलते हैं, और एक पार्ट होता है बेटा जिसे आप बोलते हो सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। एक पार्ट होता है जिसे आप बोलते हो ब्लड प्लेटलेट्स। एक हो गया ब्लड सेल्स वाला पार्ट, एक हो गया ब्लड प्लेटलेट्स वाला पार्ट। जब आप ब्लड सेल्स की बात करते हो तो ब्लड सेल्स बेटा आपके पास दो कैटेगरीज में है। एक हो गई बेटा नंबर 1 आरबीसी रेड ब्लड सेल, जिन्हें बेटा हम इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और एक हो गए बेटा आपके व्हाइट ब्लड सेल यानी कि WBC, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। देखो आपके ब्लड प्लेटलेट्स की कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, आपके आरबीसी की भी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, बट आपको WBC को डिटेल में आगे पढ़ना है बेटा। जब आप WBC को कैटेगराइज करते हो ना बेटा, तो इन्हें हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हो। मैम एक व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे होते हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं, इसीलिए उन्हें बोला जाता है ग्रैन्यूलोसाइट्स। ऐसे WBC के सेल्स बेटा जिन्हें आप ग्रैन्युलोसाइट बोल रहे हो, तो शब्द में ही तो मतलब छुपा है ना बेटा। देखो लाल रंग वाला दिखने वाला रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स कलरलेस होती हैं, है ना। ग्रैन्यूल वाली जो ल्यूकोसाइट्स हैं उन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स बोला। अंदर ग्रैन्यूल्स भरे होते हैं, रेत के दाने जैसे दिखते हैं, रेत जैसा दिखता है। और बेटा ऐसे सेल्स जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे उन्हें तुम पढ़ोगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स। उन्हें तुम क्या पढ़ोगे बेटा, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। समझ में आ रही है मेरी बात? यस एवरीवन, समझ में आ रही है मेरी बात? यस। जब आप ग्रैन्युलोसाइट्स को डिटेल में पढ़ोगे बेटा, तो इनमें आप पढ़ोगे न्यूट्रोफिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। इओसिनोफिल, जब तुम्हें एलर्जी होती है ना तो ये बड़े हुए होते हैं तुम्हारी बॉडी में। और होते हैं बेसोफिल, जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कराने वाले सेल्स होते हैं ये बेसोफिल, ठीक है। और इसके अलावा बेटा जब हमारी बॉडी में कोई दुख दर्द समस्या आती है, एक तो आप पढ़ते हो सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट्स, और जब हमारी बॉडी में बेटा दुख दर्द और समस्या से आप जूझते हो, तो ये जो दूसरी सेल्स होती है ना लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये आपकी इम्यून सिस्टम को बेटा बनाती क्या, इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिम्फोसाइट्स। फाइट करेंगी, आप आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में इसी को डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने प्रतिशत हो गया बेटा, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गया बेटा 45%। ये ओवरव्यू है जो आप पढ़ने वाले हो, ये ओवरव्यू है बेटा जो आप पढ़ने वाले हो। यस समझ गए? यस एवरीवन। दुखदर्द समस्या तो नहीं है। अब तुम्हें मैं थोड़ा सा समझाती हूं कि जैसे कि प्लाज्मा को आपने एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोला, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, सेल्यूलर मतलब जो सेल के बाहर का फ्लूइड हो, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड। आउटसाइड द सेल जो फ्लूइड हो उसे तुम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हो। तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, अगर तुम्हारी, मैं साइड में एक डायग्राम भी बना रही हूं, तुम बिल्कुल बना सकते हो। समझो ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, समझो ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, तो यार ब्लड वेसल थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा, और
समझो ये तुम्हारी ब्लड वेजल है, तो ब्लड वेजल में बेटा इस तरीके से होगा कि एक तो तुम्हारा लिक्विड लिक्विड वाला पार्ट है, तो ये पूरा लिक्विड पार्ट है, ऐसे समझो, जो मैं येलो कलर से बना रही हूं। ये है तुम्हारा बेटा क्या, ये है तुम्हारा प्लाज्मा, ये है तुम्हारा प्लाज्मा, ये है तुम्हारा प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा के अंदर तो बेटा सारे सेल्स है ना। अब मैं सेल्स को प्रॉपर शेप में नहीं बना रही हूं, तुम्हें बस बना के बता रही हूं ऐसे। समझो ये आरबीसी है, समझो ये आरबीसी है ना, समझो ये बेटा डब्ल्यूबीसीज है, समझो ये डब्ल्यूबीसीज है, समझ रहे हो मेरी बात। और समझो ये प्लेटलेट्स हैं, समझो ये प्लेटलेट्स हैं। तो ये सारी बेटा जो मैंने रंग बिरंगी सेल्स बनाई है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। और ये सेल्स के बाहर का जितना भी फ्लूइड है, इसीलिए तो तुम बोल रहे हो, इसीलिए तो तुम बोल रहे हो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड वो हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या फिर द मैट्रिक्स पार्ट। तो यही तो है तुम्हारा बेटा प्लाज्मा। और ये है बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये आरबीसी हो गई, ये डब्ल्यूबीसी हो गई, ये प्लेटलेट्स हो गई। समझ में आई बात। ऐसा लग रहा है मानो कि ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है प्लाज्मा में ही तो स्विम कर रही हैं। और बेटा प्लाज्मा नहीं होता तो आपकी ये डब्ल्यूबीसी किसके अंदर बेटा, या आरबीसी किसके अंदर मूव कर रही होती, कोई मीडियम ही नहीं होता तो बेटा आपकी ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स किसके अंदर मूव कर रही होती। तो आपको एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम आपकी प्लाज्मा है। प्लाज्मा लिक्विड वाला पार्ट नहीं होता तो आपकी ब्लड सेल्स किस में बह रही होती, आपकी डब्ल्यूबीसी कैसे मूव कर रही होती। समझ में आ गई बात। यस समझ में आ गई बेटा बात। यस एवरीवन। कोई दुखद समस्या तो नहीं है बेटा। और एक्चुअल में इसे कैसे बनाया जाता है, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है। जब आप ब्लड को हाई स्पीड में रोटेट करते हो ना बेटा, तो एकदम नीचे आरबीसी सेटल डाउन हो जाती है, सबसे नीचे गाढ़ी गाढ़ी आरबीसी सेटल डाउन हो जाती है। और एक बीच में पतली सी लेयर होती है बेटा, उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सेटल डाउन हो जाती है। और सबसे ऊपर लिक्विड वाला पार्ट आपको अलग होते हुए दिख जाता है, जिसे आप प्लाज्मा बोलते हो। ठीक है, आपको वो बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। आपको पता कैसे चला, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको पता कैसे चलता है कि इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, आप इनको अलग कर सकते हो। जब आप ब्लड को हाई स्पीड में रोटेट करते हो, सेंट्रीफ्यूज करते हो, तो नीचे की सबसे वाली जो नीचे की लेयर होती है वो आरबीसी सेटल डाउन होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसमें प्लाज्मा होता है, और जो बीच में एक पतली सी लेयर होती है बेटा उसमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं और आपके प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, कोई दुखद समस्या तो नहीं है। ब्लड का कॉम्पोजिशन समझ में आ गया। ठीक है, सो प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैज बेटा blood cells and blood platelets. Blood cells has beta red blood cells, white blood cells. White blood cells granulocytes, agranulocytes. Granulocytes neutrophil, basophil, eosinophil, agranulocyte, lymphocytes and monocytes. ठीक है, yes. अब हम बात करते हैं बेटा प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लाज्मा हम हेडिंग डालेंगे बेटा, जो आपके ब्लड का सबसे मैक्सिमम हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, द लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, हम इसकी चर्चा करते हैं बेटा, इसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, इसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। मयंक बेटा यस राइट। ठीक है, जब आप प्लाज्मा को देखोगे, आप इमेजिन करो बेटा कि हम क्यों बोलते हैं कि वाटर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों बोलते हैं बेटा कि पानी इतना जरूरी है। आप देखिए, आपका ब्लड भी जो होता है वो आपके बॉडी वेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। यस यस, अरे फ्लूइड को डॉट डॉट से दिखाया मैंने भाई। तुम्हारा प्लाज्मा जो कि ब्लड का 55% है, तुम्हारे प्लाज्मा का 90 से 92% तो सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है। इमेजिन, मतलब जो प्लाज्मा है उसमें मैक्सिमम पार्ट तो तुम्हारा वाटर होता है 90 से 92%। आप देखो सारी चीजें कैसे रिलेटेड है। जैसे तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बेटा एक पर्टिकुलर हेल्दी ह्यूमन बीइंग की एक अराउंड, तुम बोल रहे हो 5 लीटर ब्लड है अपने पास, है ना। तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है ना, तो तुम्हारी इस ब्लड वॉल्यूम में पानी ऊपर नीचे हो रहा है। तुम्हारी किडनी को इंफॉर्मेशन मिलती है, जो तुम पढ़ोगे आगे
एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। किडनी ब्लड को छानती है ना बेटा, यूरिन बनाती है। अगर ब्लड वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है तो किडनी पे बड़ा लोड पड़ेगा, क्योंकि किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, पानी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? या पढ़ोगे आगे एक्सक्रीशन में, ठीक है। किडनी का क्या रोल होता है सर्कुलेशन से रिलेटेड या ब्लड के वॉल्यूम से रिलेटेड, है ना। तो तुम्हारी प्लाज्मा जो कि है 55%, उसका 90 से 92% तो है बेटा पानी, 90 से 92%, ठीक है। 90 से कॉम्पोजिशन बेटा हम इसको एक फ्लो चार्ट में करेंगे, नंबर 1 इसका जो कंपोनेंट है वो है पानी, वाटर। कितना है बेटा? 90 से 92%। कितना है बेटा? 90 से 92%। और जो बेटा कसर बाकी रह गई वो इस प्लाज्मा के प्रोटीन्स ने कसर पूरी कर दी। जो बेटा कसर बाकी रह गई तो वो कसर किसने पूरी कर दी? वो कसर पूरी कर दी प्रोटीन्स ने। पानी के बाद जो सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट कंपोनेंट होता है वो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। नीट में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, आगे आने की भी बेटा संभावना है, तो आप कृपया करके इसको स्टार मार्क करें। वेरियस टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं कितने प्रतिशत? पहले आप लिखिए 6 से 8%, 6 to 8% होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स। और बेटा अलग अलग टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। लेट अस डिस्कस द प्लाज्मा प्रोटीन्स वंस। हम एक एक करके बेटा प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में लिखते हैं। आपके पास सबसे पहले जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है एल्ब्यूमिन्स, नंबर 2 बेटा जो प्लाज्मा प्रोटीन है आपके पास दैट इज ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स के लिए थोड़ी सी बेटा 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ना, एल्ब्यूमिन के लिए 1 लाइन का स्पेस भी चलेगा। और फिर थर्ड लिखो बेटा, अरे भाई मच्छर, भाई मच्छरों से बचे रहना, डेंगू का सीजन चल रहा है भाई, ठीक है। हेल्थ सबसे जरूरी है बेटा, क्योंकि हेल्दी माइंड ही हेल्दी पढ़ाई कर सकता है, तो बीमार नहीं पड़ना है। फिब्रिनोजेन एंड ग्लोब्यूलिन। पहले आप प्रोटीन्स के नाम लिखिए, फिर मैं फंक्शंस बता रही हूं, ठीक है। यस सुनो आप बेटा, पहली चीज जो तुमसे पेपर में पूछी जाएगी, मर्डर क्या होता है देखना भाई, सुनो मेरी बात। सुनो हत्या, देखना। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फिब्रिनोजेंस एंड एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, मैंने फिब्रिनोजेंस और ग्लोब्यूलिन क्यों लिख दिया? मच्छर के चक्कर में लिख दिया। अरे यार, फिब्रिनोजेंस एंड प्रोथ्रोम्बिन, भाई मच्छर ने बेटा गलती करा दी। प्रोथ्रोम्बिन, चलो सुनो मेरी बात। हाँ प्रोथ्रोम्बिन। अभी सुनो मेरी बात बेटा, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि एल्ब्यूमिन क्या करता है, ग्लोब्यूलिन क्या करता है और फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं, आपसे डायरेक्ट सवाल में पूछेंगे। आप पीवाईक्यूज जब करोगे तो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे भी। द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, एल्ब्यूमिन। द प्लाज्मा प्रोटीन विच इज हेल्पिंग इन डिफेंस मैकेनिज्म, ग्लोब्यूलिन। The proteins which helps in the blood clotting, fibrinogens and prothrombin। पहले तो आप ये लिखिए, लेकिन एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं इनको मैं आपको अभी विद टॉपिक्स अभी पढ़ाती रहूंगी आपको। पहले आप लिखिए कि जो आप एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स पढ़ते हैं बेटा, इन सारे प्रोटीन्स में सबसे हाईएस्ट आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होती है, मैक्सिमम ये होती है मैक्सिमम। और ये करती क्या है? तो बेटा ये एक एक फंक्शन इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल घुमा के क्वेश्चन नहीं देते हैं, सीधी सवाल देते हैं बेटा, सीधा, बिल्कुल सीधा सवाल देते हैं, है ना। तो मैक्सिमम, और क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। अब ये होता क्या है मैम? ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? ये करते कैसे हैं? मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। पहले आप पॉइंट्स लिखो, मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है।
बात करते हैं बेटा ग्लोब्यूलिन्स की। तो एक्चुअल में ग्लोब्यूलिन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन, दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन को तो एनसीईआरटी ने बात ही नहीं की बेटा, अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन की तो एनसीईआरटी ने बात ही नहीं की। ये एक्चुअल में बेटा ट्रांसपोर्ट करते हैं, विटामिन का ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है बेटा। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है गामा ग्लोब्यूलिन्स, इसीलिए गामा ग्लोब्यूलिन सबसे इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने गामा ग्लोब्यूलिन के बारे में कहा है, यही तो होते हैं मैम आपके और हमारे इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी वाले ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स। आप जो पढ़ते हो ना बेटा कि आपके पास होती है एंटीबॉडीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आप पढ़ते हो ना, तो आपकी जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होती है ये वही गामा ग्लोब्यूलिन्स है जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। किससे? फॉरेन एंटीजन से, फॉरेन पैथोजन से, ठीक है। तो यही बेटा होती हैं आपकी, दीज आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ये क्या होती है मेरे बच्चों? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का मतलब एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का क्या मतलब है प्यारे सपोलो? हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? अब मैम देखो, मैंने अभी ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब नहीं बताया, मैं अभी बताऊंगी कि मैंने क्यों नहीं बताया, ठीक है, कि ऑस्मोटिक बैलेंस होता क्या है, वो कैसे मेंटेन करती है, वो अभी बाद की बात है, ठीक है। अब यार सिर्फ फंक्शंस लिखते जाओ। जब आप फिब्रिनोजेंस और प्रोथ्रोम्बिन की बात करते हो ना बेटा, तो ये होते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ऐसे तो बेटा हमें दिमाग में आता है, अगर आपसे कोई भी पूछे ना बेटा ब्लड क्लॉटिंग में कौन रोल प्ले करता है, तो आपके फट से दिमाग में आंसर आएगा ब्लड प्लेटलेट्स। मैम ब्लड प्लेटलेट्स क्लॉटिंग कराती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स क्लॉटिंग कराती है। बेटा ब्लड प्लेटलेट्स के बाद पास ना इकलौती ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद से बेटा ब्लड क्लॉटिंग करा दे। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं बेटा, बहुत सारे अदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं जो मिलके ब्लड क्लॉटिंग को कराती हैं। लेकिन दिमाग में जब भी आपसे पूछा जाए ना क्लॉटिंग कौन कराता है, तो दिमाग में आता है कि भैया ब्लड प्लेटलेट्स ही कराती हैं। इकलौती ब्लड प्लेटलेट्स का रोल नहीं होता बेटा, बड़े सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल होता है, और ये उन्हीं में से एक बेटा प्रोटीन्स है, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। आप देखोगे आगे ब्लड क्लॉटिंग में, इनके बिना तो क्लॉट बन ही नहीं सकता। जो आपको चोट लगती है, जब आप बेटा कहीं मुंह के बल गिर जाते हो बेटा, तो आपको जो चोट लगती है और उसके ऊपर बेटा एक ब्लैक कलर का एक चीज बन जाती है ना, जो हार्ड हो जाती है एयर के कांटेक्ट में आके, जो क्लॉट बनता है तुम्हारा, वो एक्चुअल में इसी से बनता है, इसी फिब्रिनोजन से, इसी फिब्रिनोजन से बनता है मेरे बच्चों। यस, लेकिन ये फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जिन्हें आप बोलते हो क्लॉटिंग प्रोटीन्स, जिन्हें तुम क्या बोलते हो बेटा? क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ये हमेशा बेटा एक्टिव स्टेट में नहीं रहेगी, ये हमेशा एक्टिव स्टेट में ब्लड में नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि तुम्हें इन्हें हर वक्त एक्टिवेटेड रखना भी नहीं है। तुम्हें ब्लड में नॉर्मली क्लॉटिंग थोड़ी चाहिए, तुम्हें ब्लड में ऐसा थोड़ी चाहिए कि हर वक्त ब्लड क्लॉट कर जाए। नहीं भाई, जब जरूरत हो, जब आवश्यकता हो, तब ब्लड की क्लॉटिंग तुम्हें चाहिए। ऐसी आवश्यकता जब बॉडी में होती है, ऐसी नीड जब बॉडी में होती है, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं। ये अभी इनएक्टिव स्टेट में है, और ये भी तुमसे पूछा जाएगा बेटा, ठीक है, ये भी तुमसे पूछेंगे कि ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन ब्लड इन इनएक्टिव स्टेट, प्रेजेंट इन ब्लड इन इनएक्टिव फॉर्म या इनएक्टिव स्टेट। समझ में आ गई बच्चों बात? यस एवरीवन, यस एवरीवन, ठीक है। जब आगे प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन एक्टिवेट होते हैं ना बेटा, तब जाके ये क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अब एल्ब्यूमिन के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऑस्मोटिक बैलेंस। ये पॉइंट मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करती हूं बेटा, ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको लिम्फ पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये लिम्फ से रिलेटेड एक्चुअल में पॉइंट है।
जब मैं आपको लिम्फ पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे आपको एक्चुअल में बताऊंगी कि ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है, क्योंकि लिम्फ के फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं इसी का जिक्र होता है। तो मैं ये वहां पे पढ़ाऊंगी बेटा, ये यहां पे मत लिखो कुछ भी, यहां पे सिर्फ इसी फ्लो चार्ट को लिखो। एक प्रोटीन्स थी जिन्होंने ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन किया, कुछ प्रोटीन्स थी जो डिफेंस प्रोटीन्स थी, कुछ प्रोटीन्स थी जिन्होंने क्लॉटिंग में मदद किया, दैट्स ऑल। ऑस्मोटिक बैलेंस होता क्या है, कैसे मेंटेन होता है, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे जब मैं आपको लिम्फ की फॉर्मेशन बताऊंगी, क्योंकि वहीं का ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है बेटा। समझ में आ गई बात? यस एवरीवन। चलिए आप नोट कीजिए, साइड हो जाइए, मेरे साथ साथ में नोट नहीं करते। जल्दी बताइए। डन 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 डन। अब बेटा आपने बात कर ली पानी की, आपने बात कर ली प्रोटीन्स की, बट इसके अलावा भी तो मैम बहुत सारी चीजें होती है प्लाज्मा में। बेटा बताओ, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि अब जिसको आप अदर सॉल्यूट्स बोल सकते हो। अदर सॉल्यूट्स क्या होती हैं? जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं। अदर सॉल्यूट्स में और क्या आएगा बेटा? रेस्ट जितनी भी परसेंट है ना बेटा, 1 से 2%, वो सारी आपकी बाकी बची हुई सॉल्यूट्स हैं। अब बाकी बची हुई सॉल्यूट्स क्या हो सकती हैं? वेरियस टाइप ऑफ आयंस, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, ये सारे आयंस आपके बेटा डिसॉल्व होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स भी तो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो हार्मोन्स ब्लड में कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इसी प्लाज्मा में तो प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन्स भी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, आप जो ब्लड को छानते हो किडनी में जाके, किडनी उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करती है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ब्लड में कहां डिसॉल्व होता है? इसी प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, इसी प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। समझ में आ रही है बात? इसके अलावा और क्या होता है मैम? बेटा वेरियस टाइप ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गई, लिपिड्स हो गए, ये सारे भी बेटा आपके प्लाज्मा में होते हैं। तो ये सारे बेटा अदर सॉल्यूट्स का पार्ट हैं। इसे एक बार लिखें। यस, वेरियस टाइप ऑफ बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आल्सो। यस, लिखें एक बारी। गैसेस भी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, बिल्कुल सही यार। ऑक्सीजन भी तो है 3% डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। CO2 भी तो है बेटा 7% डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, हाँ या नहीं? तो अदर सॉल्यूट्स बेटा इसमें आप इस तरीके से लिखिए। चलिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अगले पेज में लिख रही हूं, आपके पास स्पेस होगा तो नंबर 3 बेटा यहां पे लिखेंगे अदर सॉल्यूट्स। नंबर 3 ऐसे करके बेटा यहां पे लिखिए, नंबर 3 अदर सॉल्यूट्स। अदर सॉल्यूट्स कौन कौन से अदर सॉल्यूट्स मैम? जैसे कि बेटा गैसेस, जैसे कि हॉर्मोन्स, जैसे कि एक्सक्रीटरी वेस्ट्स, जैसे कि बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, एक्सेट्रा कर लो, एक्सेट्रा कर लो, ठीक है। और इसके अलावा बेटा क्या लिखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमीनो एसिड्स, जैसे कि लिपिड्स इन दी ट्रांजिट स्टेट। एनसीईआरटी कहती है कि ये ट्रांजिट स्टेट में होती है। ये जो ग्लूकोज हो गई, ये जो लिपिड्स हो गई, ये जो बेटा अमीनो एसिड्स हो गई, हॉर्मोन्स की तो बात ही मत करो। क्यों प्रिया? कह रही है मैम हॉर्मोन्स की तो बात ही मत करो। क्यों? ये जो ग्लूकोज, ये जो अमीनो एसिड्स हैं, हाँ, ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये भी आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इन ट्रांजिट स्टेट। मतलब कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, यानी कि थाली के बैंगन नहीं, प्लाज्मा के बैंगन होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? यस एवरीवन? हाँ,
लिपिड्स का मतलब फैटी एसिड्स आर ऑल्सो लिपिड्स, ग्लिसरॉल इज ऑल्सो अ लिपिड। तो ये बेटा थाली के बैंगन नहीं है, ये प्लाज्मा के बैंगन है, कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी यहां, तो ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज मूविंग। तुम भी तो तुम नहीं हो थाली के बैंगन। अरे भाई तुम क्या बेटा, मैं तुम्हारी बात कर रही थी भाई, तुम कुछ भी रिलेट करते हो। तुम सबसे बड़े थाली के बैंगन हो, बड़े आए नहीं तो। ऑलवेज मूविंग, ज्यादा बनो मत, बहुत तेज बनते हो। चलो ऑलवेज मूविंग, डन 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 डन। किसी को कोई दुख दर्द या समस्या बेटा बता दो। घुटनों में दर्द तो नहीं हो गया पढ़ते पढ़ते? हाँ ओ भाई पंजाबी में पढ़ा दो। क्या पढ़ाओ पंजाबी में? इतना ही बोल सकती हूँ। ओ बल्ले बल्ले पढ़ते हैं आज। ओ शाबाश शाबाश बेटा, मैं पंजाबी सीखूंगी तो बोलूंगी, ठीक है। चलो तो हमारा हो गया बेटा अदर सॉल्यूट्स, सारे प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन हो गया। और अगर आप देखोगे बेटा व्हाट इज सिरम, एक सिरम वाला कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक तो सिरम होता है फेस सिरम लगाते हैं हम, एक होता है हेयर सिरम लगाते हैं बेटा हम, और एक होता है बेटा जो हम इसके सिरम की बात करते हैं। हाँ सुनो मेरी दोस्त है पंजाबी, उससे सीखूंगी मैं, ठीक है। बड़ी अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगती है बोली, पंजाबी की बोली भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आई रियली विश काश हमारे पास बेटा इतना समय होता कि हम अलग अलग चीजों को। भाई इतना गर्म पानी क्यों दिया है? मैंने नॉर्मल पानी मांगा था। गरम मतलब उबलता हुआ लग रहा है कि बस खुला के मेरे ग्लास में ही दिया है। हाँ है ना, सारे लैंग्वेजेस की अपनी अपनी बेटा अच्छी वो होती है, बात होती है ना। तो हर बोली की अपनी एक खूबसूरती है ना। चलिए 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 चलिए, आइए इधर, वापस आइए दुनिया से बेटा, वापस आइए घूम के जूलॉजी में वापस आइए। यस, तो अब बेटा बात करते हैं हम अदर सॉल्यूट्स की। बात हो गई हमारी, प्लाज्मा की पूरी कॉम्पोजिशन की बात हो गई। लेकिन अब हम बात करें, एनसीईआरटी ने एक शब्द दिया है सिरम, और एनसीईआरटी कहती है यार देखो भाइयों और बहनों, अगर हम प्लाज्मा में से वो क्लॉटिंग वाले फैक्टर्स जो हैं वो हटा देना मैम, जो आपने क्लॉटिंग प्रोटीन्स बताए हैं, अगर हम वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स को हटा दें तो मैम वही वाला जो प्लाज्मा का पार्ट है ना वो हमारा सिरम बन जाता है। इसे एक बारी नोट कीजिए, यस एवरीवन, सिरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स। और इसे कीजिए कृपया करके स्टार मार्क, इसे कृपया करके कीजिए स्टार मार्क। जल्दी 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 डन 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 कीजिए, जल्दी 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 डन 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 डन। हाँ, इसमें से क्लॉटिंग प्रोटीन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन्स आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स ओनली। यस, आगे हो गया, आगे करें। अब देखो बेटा, प्लाज्मा के अंदर है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक बारी फॉर्म्ड एलिमेंट शुरू करेंगे ना, एटलीस्ट आरबीसी पढ़ लेते हैं, फिर एक बारी में एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो आपका प्लाज्मा वाला पार्ट हो गया बेटा, प्लाज्मा में क्या क्या था, कॉम्पोजिशन सब समझ में आ गया। ऑस्मोटिक बैलेंस वाला पॉइंट मैं आगे समझाऊंगी आपको, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं प्लाज्मा में प्रेजेंट आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला जो फॉर्म्ड एलिमेंट है जिसको हमें अलग से डिस्कस करना है, दैट इज योर इराइथ्रोसाइट्स या फिर योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को तो हम बेटा टेबल के फॉर्म में कंपेयर करके पढ़ेंगे, आरबीसी को हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। सीरम का मतलब क्या होता है भाई? सीरम का मतलब है प्लाज्मा से अगर मैंने क्लॉटिंग प्रोटीन्स हटा दिए, वही लिक्विड वाला पार्ट बेटा तुम्हारा बन गया प्लाज्मा, वो सीरम, वही तो है सीरम, कुछ अलग नहीं है। उसमें से क्लॉटिंग प्रोटीन्स हटा दो, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन्स को हटा दो, बस उसमें से हटा दिया तो वही वाला लिक्विड बेटा सीरम बन जाता है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले मैं आपको आरबीसी पढ़ा देती हूं, फिर हम एक बारी में एनसीईआरटी की प्लाज्मा और आरबीसी की रीडिंग करेंगे, ठीक है। फॉर्म्ड
एलिमेंट्स, जो कि है 45% आपके ब्लड का। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करने वाले नंबर 1, ब्लड सेल्स में से आरबीसी, यानी कि आपकी रेड ब्लड सेल, जिसको हम प्यार से इराइथ्रोसाइट भी बुलाते हैं, जिन्हें हम प्यार से इराइथ्रोसाइट भी बुलाते हैं, आरबीसी, इराइथ्रोसाइट। गॉट माई पॉइंट? यस यस। अब देखो बेटा, जब आप आरबीसी या इराइथ्रोसाइट्स की बात करते हैं, एक तो ये टेढ़ा हो गया है बेटा, इसे थोड़ा सा सीधा लिखते हैं। एक्चुअली बोर्ड का कलर जैसे ही बेटा मैं वो करती हूँ ना, लाइट कम करती हूँ, तो मुझे ना नजर नहीं आता ऐसे ऊपर लिखने में। रेड ब्लड सेल, ठीक है, अभी ऐसे लिखते हैं, इराइथ्रोसाइट। आई होप अभी ठीक है। अब टेढ़ा है तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अभी सुनो, रेड ब्लड सेल की जब बात करते हैं बेटा, अच्छा तुमने कभी अपना ब्लड टेस्ट किया है? ब्लड टेस्ट मतलब वैसे नहीं, कभी प्रिक करके निकाला है, कभी स्लाइड लगा के देखी हो कैसे दिखते हैं बेटा ये सेल्स? ये सेल्स डेफिनेटली आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है या नहीं? इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो बेसिकली एक टिश्यू ही है, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिख रहे हैं, जिसमें मैं आरबीसी की बात करूं तो कभी एक्सपेरिमेंट करने का सौभाग्य मिला हो, स्कूल्स में भी करवा देते थे पहले के टाइम पे, अभी मुझे नहीं पता, कि इसमें बेटा ऐसे छेद करते हैं, एक ड्रॉप ब्लड निकाला, स्लाइड पे डाला, फिर दूसरे स्लाइड से उसकी बेटा एक वो बनाते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे इसे समझना, तुमने कभी नहीं किया? अच्छा चलो, कभी करोगे, आगे सौभाग्य मिलेगा तो करोगे कभी। तो ऐसे खून का एक ड्रॉप बेटा ऐसे स्लाइड पे रखते हैं, और दूसरी स्लाइड से क्या करते हैं, इसको इस तरीके से फैलाते हैं, पूरे स्लाइड के ऊपर उसे फैलाते हैं, एक पतली थिन सी लेयर बनती है। फिर उसे किया जाता है बेटा स्टेन, उसे कलर दिया जाता है, स्टेन किया जाता है, और स्टेन करने पर जब तुम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हो तो तुम्हें अलग अलग टाइप की सेल्स नजर आती है। हालांकि बेटा कोई भी पर्टिकुलर टाइप की सेल को देखने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का ही कलर या स्टेन यूज किया जाता है, ठीक है। हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, समझ में आ रही है बात। हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स को, जो एक्चुअल में तुम्हारे ब्लड में भरे पड़े हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं? क्योंकि अगर तुम आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को कंपेयर करो ना बेटा, तो सबसे ज्यादा भर भर के नजर आएंगे रेड ब्लड सेल। अगर आप रेड ब्लड सेल के सबसे पहले बेटा इनकी नंबर की बात करो, चारों ओर बेटा एक सेल जो भर के नजर आती है वो होती है रेड ब्लड सेल। इसकी वैल्यू होती है अराउंड 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में तुम्हें कितने, 5 to 5.5 मिलियन। तुम पर मिलीमीटर क्यूब का मतलब जानते हो? 1 माइक्रोलीटर। अगर तुम 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड देख रहे हो, इसका मतलब समझते हो कितना कम ब्लड है? जस्ट 1 माइक्रोलीटर ब्लड। और इसका मतलब कितने ml समझते हो? इसका मतलब कितने ml समझते हो? 0.001 ml ब्लड। भाई इतने कम, इमेजिन करके एक बारी देखो, इतू सा ब्लड, 1 माइक्रोलीटर ब्लड, 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड, उसमें 5 से 5.5 मिलियन। ओ माय गॉड, इतने सारे बेटा आरबीसी तुम्हें दिखते हैं इतने छोटे से बेटा बूंद में। वाओ, इजंट इट इंटरेस्टिंग। और तुम इसी को बेटा डब्ल्यूबीसी से देखोगे ना, तो डब्ल्यूबीसी कितनी दिखती है? 6000 से 8000 6000 से 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। ये मिलियन में है, वो सिर्फ थाउजेंड्स में है, वो सिर्फ बेटा थाउजेंड्स में है। आप सोचो,
ठीक है, वो सिर्फ थाउजेंड्स में है, और प्लेटलेट्स लैक्स में होती है, 1.5 to 3.5 लाख। यानी सबसे ज्यादा तुम्हारी आरबीसी, फिर तुम्हारे प्लेटलेट्स, और फिर तुम्हारी डब्ल्यूबीसी होती हैं। प्लेटलेट्स लैक्स में होती है, डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में होती हैं। इनफैक्ट डब्ल्यूबीसी का बहुत ज्यादा बढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। मैम सेल्स तो बहुत अच्छी हैं, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में काम आएगी, बढ़ जाए ना मैम डब्ल्यूबीसी। 6000 से हमारा क्या ही होगा मैम। डब्ल्यूबीसी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर इरेग्युलर इंक्रीज हो जाए, इट्स अ डेंजरस साइन, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया। इट्स अ साइन ऑफ ल्यूकीमिया, ठीक है। चलो एनीवे, ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। एनीवे, यानी कि मैम हमारे पास इतनी आरबीसी है, और आगे आप पढ़ोगे बेटा डेटा, सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद होती हैं बेटा प्लेटलेट्स, और उसके बाद होती हैं बेटा डब्ल्यूबीसी। तो मैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के लिए ही तुम्हें बता रही हूं कि आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन तुमने पढ़ी, प्लेटलेट्स बेटा 1.5 to 3.5 लाख पढ़ते हो, और डब्ल्यूबीसी बेटा 6000 से 8000 पढ़ते हो पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। यस, अब बेटा इसकी नंबर की तुमने बात कर ली, अब इनकी शक्ल सूरत की भी थोड़ी बात करो। अपीयरेंस कैसी होती है इनकी, व्हाट इज द अपीयरेंस, व्हाट इज द शेप। क्वेश्चन आता है बेटा यहां से, अपीयरेंस कैसी है। ज्यादा जोर से बोल लिया क्या। अपीयरेंस कैसी है, शेप कैसी है। आप देखोगे बेटा ये तो सर्कुलर होते हैं और बाइकॉनकेव होते हैं। मैम ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सर्कुलर, या राउंड बोल सकते हो, एंड बाइकॉनकेव। एक और पॉइंट लिखेंगे, ई न्यूक्लिएटेड, मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एंड ऑल्सो most of the cell organelles, most of सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती है। इनमें सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती है, न्यूक्लियाई भी एब्सेंट होती है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बेटा नीट में पूछा जा सकता है, एक तो ये बाइकॉन्केव और एक तो ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होती, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होती। अगर तो आप बेटा इसे ऊपर से देखोगे तो ये सेल्स ऐसी दिख रही हैं, अगर तो आप इन्हें ऊपर से देख रहे हो तो ये सेल्स कुछ ऐसी दिख रही है सर्क्यूलर, ये सेल्स कुछ ऐसी दिख रही हैं सर्क्यूलर। अगर तो आप इन्हें टॉप व्यू ऊपर से अगर देखोगे तो ऐसी दिख रही हैं बेटा, लेकिन जब आप इन्हें साइड से ऑब्जर्व करते हो ना बेटा, जब आप इन्हें साइड से ऑब्जर्व करते हो तो ये ऐसी दिखती हैं, कुछ डंबल शेप भी बोलते हैं कई जगह पे, डंबल शेप। डंबल्स भी ना कई ऐसी शेप की होती हैं, ऐसी। दिख रहा है कितना सुंदर बना है, बिस्किट जैसा लग रहा है आरबीसी तो। यस यस हमारे पास न्यूक्लियस क्यों नहीं है, ये आपका टॉप व्यू है बेटा, टॉप व्यू ऊपर से देखा तो ऐसा नजर आ रहा है आरबीसी, और अगर बेटा आप साइड व्यू देखोगे तो ऐसा नजर आ रहा है आरबीसी। और इसी साइड व्यू में बेटा तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारी आरबीसी जो है ना वो बाइकॉन्केव है, ठीक है, बाइकॉन्केव है। हाँ ठीक है, और बेटा हाँ पीनट जैसा भी दिख रहा है, पीनट जैसा भी दिख रहा है।
अब देखो बेटा, अगर आप आरबीसी के अंदर देखोगे तो आरबीसी के अंदर आपने न्यूक्लियस नहीं रखा है, क्योंकि आपने पूरी जो जगह है ना बेटा, वो पूरी जगह क्रिएट की है हीमोग्लोबिन के लिए। क्योंकि भैया हमारे आरबीसी में रेड कलर आता कहां से है, हमारा जो बेटा लाल रंग आता है वो आता है हमारी हीमोग्लोबिन से। तो हमने पूरी जो स्पेस है ना मैम, वो किसके लिए खाली कर दी है, हमने पूरी स्पेस खाली कर रखी है हमारे प्यारे प्यारे जग से न्यारे हीमोग्लोबिन के लिए। हमने पूरी जो खाली स्पेस कर रखी है ना मैम, हमने कहा है कि भाई तुम आ जाओ। हमने पूरी स्पेस खाली कर रखी होती है, जगह दी होती है हमारे मेहमानों को, यानी कि हमारे हीमोग्लोबिन को। एंटायर स्पेस हैज बीन क्रिएटेड फॉर हीमोग्लोबिन। उसको कोई दुखदर्द समस्या नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने पूरा स्पेस उसको खाली करके बेटा दे दिया है। सो एंटायर स्पेस इज क्रिएटेड फॉर, एंटायर स्पेस इज क्रिएटेड फॉर हीमोग्लोबिन, एंटायर स्पेस इज क्रिएटेड फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है मैम, आपने न्यूक्लियस की भी बात कर ली कि भैया के पास न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है मैम, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता इसके पास मैम। इनका नंबर जो होता है 5 से 5.5 मिलियन होता है, ठीक है, सर्कुलर होती है, ठीक है। ये बनती कहां है मैम, ये बनती कहां है? और एक बात ध्यान रखिए बेटा, आप जब मम्मी के यूट्रस में थे ना, तो आपकी आरबीसी अलग जगह पे बन रही थी, और अब आपके बॉडी के अंदर आरबीसी अलग जगह पे बनती है। एडल्ट्स में आरबीसी फॉर्मेशन अलग जगह से होता है, और एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी कि आप जब छोटे छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे मम्मी के यूट्रस के अंदर थे ना बेटा, जब आप एम्ब्रियो थे, एक तो आप सबसे स्टार्टिंग के एम्ब्रियो थे जिसे आप बोलते हो अर्ली एम्ब्रियो, फिर थोड़े से बड़े हुए बेटा एम्ब्रियो तो लेट एम्ब्रियो। तो आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में आरबीसी की फॉर्मेशन अलग जगह पे होती है, और एडल्ट्स में आरबीसी की फॉर्मेशन अलग जगह पे होती है। इसको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस, इनफैक्ट बेटा हम सब में ना, हमारे सारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं ना, सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, सेल्स मत बोलो, सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तो कहती हूं, तुम्हारी जो प्लेटलेट्स है, तुम्हारी जो डब्ल्यूबीसी है, तुम्हारी जो आरबीसी है, ये सारी बेटा तुम्हारी बोन मैरो से ही बनती है। तुम में, मुझ में, सब में बोन मैरो से ही बनती है। समझ में आ रही है बात? यस, सारी की सारी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मदर जो सेल है ना, मेन मदर सेल, मेन स्टेम सेल्स, ओरिजिन एक ही जगह से होता है, फिर वो डिवाइड कर जाती हैं तो अलग अलग बेटा ब्रांचेस बन जाएंगी, पर मेन जो मदर सेल है वो सेम है। ठीक है, आगे कर लू मैं इसको बेटा? डन 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 हो गया है। बाई कॉनकेव देखो ना, बाई कॉनकेव, यहां से भी यहां से भी, ऐसे याद रखना है, कॉनकेव मतलब ऐसा ऐसा। चलिए चलिए चलिए, नंबर, अपीयरेंस, इसके बाद हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन। पहले तो आप इसे थ्योरेटिकली लिखिए कि फॉर्मेशन में मैं क्या बता रही हूं, फिर मैं एक डायग्राम की मदद से आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं। ठीक है, तो फॉर्मेशन में मैं क्या कह रही हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक है तुम्हारी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब तुम बेटा जस्ट एम्ब्रियो बने थे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं हुए थे, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज थी तुम्हारी, छोटू एम्ब्रियो थे। फिर बेटा तुम बड़ू एम्ब्रियो बन गए, जिसे बोलते हैं लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज। है ना? फिर बेटा अगर तुम्हें पता होता कि जैसे तुम पैदा हो जाओगे तो तुमसे पूछेंगे तुमको बनना क्या है, करना क्या है जीवन में, तो तुम सोचते कि इससे अच्छा तो मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही मैं मस्त था, प्लेसेंटा से ही सब हो रहा था, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एक्सक्रीशन, कौन आए इस दुनिया में और फिर पूछे कि भाई क्या करना है तुम्हें, तो तुम प्रेफर करते। बट बेटा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था बेटा, तुम एम्ब्रियो से पैदा हो गए। और फिर हम बात करेंगे बेटा एडल्ट्स की, कि भैया आफ्टर बर्थ या एडल्ट्स में हम बोलते हैं मोस्टली आरबीसी कहां बनता है। ठीक है, यस। तो जब तुम बेटा लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हो या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना बेटा आपको जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एक योग सैक बताऊंगी। हालांकि मैं आप लोगों को अभी से बता देती हूं बेटा, हाँ, तो बुआई तो सबसे पहले रहती है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, लड़का या लड़की हुई है, ओ डॉक्टर बनेगा हमारा बेटा, डॉक्टर बनेगा, है ना। तो एनीवे, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में योग सैक, हालांकि मैं आपको बता दूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी ये जो योग सैक और बहुत सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, बहुत ज्यादा अतिरिक्त ज्ञान है बेटा,
बहुत सारा अतिरिक्त ज्ञान है, आपको उतने अतिरिक्त ज्ञान में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाना नहीं है, बट वहां पे एनसीईआरटी में भी एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसे योग सैक बोलते हैं। कृपया करके इसको मुर्गी का योग ना समझे, जो बहुत सारे बच्चे समझते हैं, ये मुर्गी वाला योग बेटा नहीं है, ठीक है ना। तो ये योग सैक एक स्ट्रक्चर होता है और योग सैक से ही हमारी आरबीसी फॉर्मेशन जो होती है ना बेटा स्टार्ट होती है, ठीक है। लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा स्टमक के पास एक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं स्प्लीन। लिवर और स्प्लीन लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेजरली इन दोनों में बेटा आपकी आरबीसी सिंथेसिस हो रही होती है। लिवर तो आप सबको पता है, और स्प्लीन आपके एक ऑर्गन होती है बेटा जो आपके स्टमक के बिल्कुल पास होती है, और स्प्लीन को तो बल्कि अभी आप देखोगे ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है आरबीसी का, ग्रेवयार्ड अभी आप देखोगे, ठीक है। और एडल्ट्स की अगर आप बात करोगे बेटा तो हमारे में तो अब रेड बोन मैरो, यहां पे हमारी आरबीसी की सिंथेसिस हो रही है। अच्छा, जब आप बात करते हो बेटा फॉर्मेशन की, तो आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है बेटा? आरबीसी की फॉर्मेशन को बोला जाता है इराइथ्रोपोइसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मेरे प्यारे सपोलो? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसे बोला जाता है इराइथ्रोपोइसिस। पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, इराइथ्रो का मतलब आरबीसी, इराइथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है बेटा? इराइथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है। किसी को कोई दुख दर्द समस्या? शोभा बेटा कोई दिक्कत नहीं है यार, इल्जाम काहे लगा रही हो हम पे? डन। अब मैम थोड़ा सा ना हम आपको दिखा देते हैं यार, इराइथ्रोपोइसिस मतलब अपने बोन में नहीं दिखा रहे हैं, डायग्राम में दिखा रहे हैं। कैसे बेटा इराइथ्रोपोइसिस होती है? क्योंकि ना ये डायग्राम में इसीलिए बना रही हूं बेटा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। क्या क्लैरिटी मिले? कि सारे ब्लड सेल्स का जो सोर्स है ना बेटा वो रेड बोन मैरो ही है, सारे ब्लड सेल्स। क्योंकि आगे मैं तुम्हें अभी प्लेटलेट्स भी पढ़ाऊंगी, आगे मैं तुम्हें डब्ल्यूबीसी भी पढ़ाऊंगी, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज फिट हो जानी चाहिए कि मैम सारी चीजें ना बोन मैरो से बनती है। अच्छा, बोन मैरो क्या होता है? जैसे आप बेटा हड्डी बनाएंगे, अगर ये हड्डी है, ये हड्डी है ना बेटा, ये लॉन्ग बोन है। पहली बात तो बेटा हर बोन में इराइथ्रोपोइसिस नहीं होती है, याद रखिए, हर बोन में इराइथ्रोपोइसिस नहीं होती है, हर बोन में इराइथ्रोपोइसिस नहीं होती है। लॉन्ग बोन्स में इराइथ्रोपोइसिस होती है। लॉन्ग लंबी हड्डियां, जैसे तुम्हारी फीमर होगी ना, लंबी हड्डियों में इराइथ्रोपोइसिस होती है। अब ये मैंने हड्डी बनाई है, हड्डी में बेटा क्या होता है ना सॉरी यार सॉरी, हड्डी में आपके पास इस साइड में बोन के एंड में यहां पे एक मटेरियल है भरा हुआ, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। इनफैक्ट सेंटर पे भी बेटा एक बोन मैरो होता है, और ना ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज आता है ब्लड सेल बनाने के लिए, नॉर्मल सिचुएशन में ये काम में नहीं आ रहा है। इसे बोलते हैं येलो बोन मैरो। तुम्हें अभी येलो बोन मैरो से कोई काम नहीं है क्योंकि तुम इमरजेंसी सिचुएशन में हो नहीं। ये इमरजेंसी सिचुएशन में रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करती है। तुम्हारी इमरजेंसी सिचुएशन तो कोई है नहीं बेटा, तुम तो नॉर्मल सिचुएशन में हो। हाँ तनिष्क बेटा बिल्कुल। ये बेटा क्या है तुम्हारी एंड्स पे रेड बोन मैरो है, ये भी तुम्हारी रेड बोन मैरो है, और ये भी क्या है बेटा तुम्हारी रेड बोन मैरो, ये भी क्या है तुम्हारी रेड बोन मैरो, और ये जो सेंटर पे बना रखा है बेटा ये है येलो बोन मैरो, जिससे तुम्हें अभी कोई मतलब नहीं है। येलो बोन मैरो तुम्हें मतलब बेटा किससे है? तुम्हें मतलब है तुम्हारे रेड बोन मैरो से। याद रखिए बेटा रेड बोन मैरो के अंदर ना हमारे पास कुछ व्हाट टाइप ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन,
समरा बेटा इमरजेंसी सिचुएशन मतलब एक ही इमरजेंसी की मैं बात कर रही हूं, एक्सीडेंट केसेस। जब एक्सीडेंट हो जाता है ना और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, किसी भी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो इमरजेंसी सिचुएशन में ना येलो बोन मैरो उसका कॉन्सेप्ट फिर अलग है, तो इमरजेंसी इराइथ्रोपोइसिस करवाती है वो। लेकिन ऑफ कोर्स बेटा बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल अगर इतना इराइथ्रोपोइसिस वो करा देती तो आपको बाहर से ब्लड कभी लेना ही नहीं पड़ता, अगर बॉडी इतना ब्लड लॉस को रिकवर कर पाती तो। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा अब देखो आप रेड बोन मैरो को जब ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो रेड बोन मैरो में कुछ सेल्स होती हैं, रेड बोन मैरो में कुछ सेल्स होती हैं जो स्टेम सेल्स होती हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं बेटा स्टेम सेल्स भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, फलाना ढिमकाना। तुम्हें नहीं करना इतना डिटेल, तुम्हें सिर्फ एक स्टेम सेल वर्ड पता होना चाहिए। स्टेम सेल्स ये शब्द आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे। और कोई भी मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले, ये बिल्कुल अतिरिक्त ज्ञान नहीं है। जहां मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा ये अतिरिक्त ज्ञान है सच में, तो वो अतिरिक्त ज्ञान है। ये एक ऐसा, क्योंकि आगे प्लेटलेट्स में मेगा कैरियोसाइट एक वर्ड आएगा, और मेगा कैरियोसाइट को समझाने के लिए तुम्हें ये बताना पड़ता है कि एक्चुअल में ओरिजिन कहां से हो रही है ना? एक्चुअल में ओरिजिन कहां से हो रही है, तो यहीं पे बेसिक्स पढ़ो ताकि तुम्हें वहां पे काम में आए। ये कुछ भी नथिंग इज अतिरिक्त ज्ञान। ओके, यहां पे बेटा क्या होती है ना, यहां पे तुम्हारे रेड बोन मैरो में मैंने कुछ सेल्स बना रखी हैं, इन सेल्स को मैंने बोला स्टेम सेल्स। अभी तुम स्टेम सेल्स का क्या मतलब समझोगे, और आज के डेट में तो बेटा स्टेम सेल्स ना बहुत चर्चा का विषय है। आज के डेट में ना नॉन साइंस स्टूडेंट्स को भी ना बड़ा पता होता है स्टेम सेल्स से रिलेटेड। मतलब अगर किसी को दिलचस्पी है चीजों को पढ़ने में, तो दे माइट ऑल्सो नो अबाउट स्टेम सेल्स, दे माइट ऑल्सो नो अबाउट स्टेम सेल्स, है ना? तो जब आप स्टेम सेल्स की बात करते हैं, आप सिर्फ इतना याद रखिए, चाहे वो टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट की मैं बात नहीं कर रही हूं, आप स्टेम सेल से अभी ये मतलब समझिए कि मैम ये वो मदर सेल्स हैं जिनसे आगे जाके वेरियस टाइप ऑफ सेल्स बनेंगी। ये मदर है, ये मदर है, ये मदर सेल है। मदर मैं ऐसे क्यों कर रही हूं पता नहीं, ये मदर सेल है बेटा। मैं मदर से ना मेरे को वो यूट्रस याद आ रहा है, ठीक है, मदर सेल, ठीक है। तो मदर सेल हैं जिनसे बेटा आगे जाके वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनेंगे। स्टेम सेल से ही आगे जाके आरबीसी बनती है, लेकिन कैसे बनती है, उसकी ब्रांच कौन सी होती है, उतना डिटेल तुम्हें नहीं करना है। उसी से आगे जाके डब्ल्यूबीसी बनती है, उसी से आगे जाके प्लेटलेट्स बनती है। पूरा फ्लो तो तुम्हारी एनसीईआरटी में है नहीं, तुम सिर्फ इतना याद रखो, स्टेम सेल से ही आगे जाके डॉट 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 क्यों लगा रही हूं, आगे जाके आरबीसी बनेगी, स्टेम सेल से ही आगे जाके डब्ल्यूबीसी बनेगी, और स्टेम सेल से ही आगे जाके प्लेटलेट्स बनती हैं। तो प्लेटलेट्स के ना जब फॉर्मेशन बताया होता है ना बेटा, तो प्लेटलेट के फॉर्मेशन में एक मेगा कैरियोसाइट वर्ड यूज किया हुआ है, वो मैं तभी समझाऊंगी, अभी नहीं समझाऊंगी, ठीक है? यस एवरीवन, जल्दी बताइए किसी को यहां तक कोई दुखदर्द समस्या? मैं ना स्टेम सेल के ब्रैकेट में ना मैं लिख देती हूं केपेबल ऑफ फॉर्मिंग, capable of forming various types of cells, various types of cells, ठीक है? नो दुख दर्द समस्या ना? ठीक है मैम, आपने इनके नंबर के बारे में बता दिया, आपने इनकी शेप एंड अपीयरेंस के बारे में बता दिया, आपने इनके फॉर्मेशन के बारे में बता दिया। अब मैम बताइए कि इनका फंक्शन क्या होता है, ये कितने दिन तक जिंदा रहती हैं, और इनकी मृत्यु कहां पे होती है। तो बेटा बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है? यस, डन डन, यहां तक कर लिया आप लोगों ने, बहुत शानदार बेटा। अब मैं बात कर रही हूं किसकी मैम, इसका जो जीवन होता है। देखो वैसे भी बेटा किसी ने कहा है कि बाबू मोशाए जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, है ना? तो जिंदगी लंबी तो नहीं है, पर इसकी जिंदगी बहुत बड़ी है। बड़ी मतलब बेटा
जितना जीवन ये जीता है उसमें ये बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है बाबू मोशाय। कौन कौन से काम करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सबसे इंपॉर्टेंट काम, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कितना मेन काम करता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है और उसके बिना तो बेटा तुम्हारी ऑक्सीजन का गुजारा ही ना हो, है ना। तो इसका जो जीवन, लाइफ स्पेस क्या लिख दिया मैंने, इसका लाइफ स्पैन, इसका जो लाइफ स्पैन है वो होता है बेटा मात्र 120 दिन का। इसका लाइफ स्पैन जो होता है मात्र 120 दिन का होता है। और जब इसका बेटा जीवन काल पूरा हो जाता है तो ये आरबीसी में जाती है और आरबीसी में इसकी हो जाती है बेटा फैगोसाइटोसिस। आरबीसी में ये नष्ट हो जाता है। बेसिकली आप बोलो आरबीसी में ये नष्ट हो जाता है। आरबीसी को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेवयार्ड को बचपन में हम ग्रेवयार्ड वाला ही तो बोलते थे ना, यार यहाँ पे चलेगी एक बार देखने के लिए, है ना। सबको डर लगता होता था और स्कूल में सब ऐसी वाली नौटंकी बेटा बहुत करते थे, है ना। हाँ यस, 120 दिन एंड बेटा डेथ अकर्स इन द स्प्लीन। स्प्लीन में इसकी जाके बेटा मृत्यु होती है, इसीलिए स्प्लीन को बोला जाता है क्या? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान वर्ड ना मैं भूल जाती हूं। स्प्लीन को बोला जाता है बेटा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि यहीं पे आके ये नष्ट होते हैं बेटा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसे बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्योंकि यहां पे इसकी मृत्यु होती है, यहां पे इसकी डेथ होती है। तो कहानियां बेटा कब्रिस्तान से रिलेटेड बचपन में सबने बनाई होगी और सबने खूब फेंकते हैं, सब फेंकते हैं, है ना, सब फेंकते हैं। मेरा स्कूल कब्रिस्तान पे बना है, तुझे पता है? मुझे कहीं से पता चला हमारा स्कूल जो है कब्रिस्तान पे पड़ा है। मैंने तो बाथरूम के पीछे, दरवाजे के पीछे ना हाथ देखा है कटा हुआ। तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बेटा सबने अपने स्कूल में बनाई होंगी और खूब फेंकी होंगी और तुम्हारे दोस्तों ने खूब बेटा उस कहानी को लपेटा भी होगा। फालतू की बातें, है ना। तो स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्योंकि बेटा स्प्लीन में जाके आपके आरबीसी की हो जाती है डेथ और इसीलिए उसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है। अब बेटा इसका फंक्शन क्या होता है? सिंपल सा फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फंक्शन क्या होते हैं आपके आरबीसी की? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दैट्स ऑल। इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ठीक है। यस, हाँ, सबके सबने ये वाली चीजें हरकतें की होंगी। हाँ, सो ट्रू, एग्जैक्ट कॉपी पे हो ही नहीं सकता कोई अगर स्कूल गया है और उसने ये वाली कहानियां फेंकी ना हो। और आज ना हम वो सारी कहानियां याद करके कि हमने दोस्तों को कितना फेंक फेंक के कहानियां सुनाई थी, है ना, हंसी आती है खुद के ऊपर ही। एक बारी बेटा प्लाज्मा और आरबीसी की एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले मेरे प्यारे सपोलो। यस, जल्दी बताइए। यस एवरीबॉडी, करें एनसीईआरटी की रीडिंग करें। नोट कर लिया तो एक बेटा दिल बना दो या थम्स अप दिखा दो फटाफट से। तो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। यस, नोटेड। चलो आ जाओ ब्लड में। ठीक है, आ जाओ। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कहने का क्या मतलब है? स्पेशलाइज्ड। स्पेशल कहने का क्या मतलब है बेटा? स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है। ब्लड इज अ स्पेशल यानी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा। इन्होंने कॉमा लगाया हुआ है बेटा, बट कहने का मतलब वही है, इनके पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स, इनका मैट्रिक्स ही इनका प्लाज्मा है। दैट्स द सेम थिंग। इनके पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब जो लिक्विड पार्ट है, जो जिसमें आपके सेल्स हैं, वो पार्ट जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है। एंड मैट्रिक्स इज द प्लाज्मा, द प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स, है ना। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमने पूरा फ्लो चार्ट देखा है कि मैम प्लाज्मा कितने प्रतिशत, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने प्रतिशत, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की भी कैटेगराइजेशन हमने देखी है। ठीक है। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ का मतलब पता है क्या होता है? एकदम पेल येलो। स्ट्रॉ का मतलब होता है पेल येलो। चाहो तो इसे बेटा नोट में ऐड कर लो।
स्ट्रॉ का मतलब होता है बिल्कुल हल्का येलोइश टिंज आता है, बहुत हल्का पेल येलो। स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, विस्कस का मतलब गाढ़ा फ्लूइड होता है, विस्कस मतलब गाढ़ा फ्लूइड है, कॉन्स्टिट्यूटिंग बेटा 55% ऑफ द टोटल ब्लड, 55% होता है ये टोटल ब्लड का, ठीक है। इसमें 90 से 92% पानी होता है और प्रोटीन्स होती हैं 6 to 8%, प्रोटीन्स होती हैं बेटा 6 to 8%, ठीक है। फिब्रिनोजेंस, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। प्रोथ्रोम्बिन्स भी हैं, आगे इन्होंने प्रोथ्रोम्बिन्स भी मेंशन किया हुआ है, भले ही इन्होंने यहां पे नहीं दिया है बट आगे मेंशन किया हुआ है, आप चाहो तो यहां पे लिख लो, ठीक है। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। फिब्रिनोजेंस का रिक्वायरमेंट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड या क्लॉटिंग को ही कोगुलेशन ऑफ द ब्लड बोलते हैं, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। द ग्लोब्यूलिन्स are primarily involved in defense mechanism of the body. Globulins primarily इसीलिए बोला है क्योंकि इन्होंने गामा ग्लोब्यूलिन्स का ही मेजर डिस्कशन किया है, अल्फा और बीटा का तो कोई डिस्कशन नहीं किया है ना। It is involved in defense mechanism of the body and the albumins helps in osmotic balance. ये मैं आपको लिम्फ में समझाऊंगी कि कैसे ऑस्मोटिक बैलेंस बेटा मेंटेन करता है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एक्सेट्रा। Glucose, amino acid, lipids, etc. are present in the plasma, but they are always in the transit state in the body. थाली के बैंगन नहीं है, प्लाज्मा के बैंगन है, कभी इधर कभी उधर, है ना। Factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in inactive form. Factors of coagulation, ये फैक्टर्स ही तो हैं, फिब्रिनोजेंस, प्रोथ्रोम्बिन्स, ये भी प्लाज्मा में और भी बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बट बेटा ये प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जो क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट होती है तब ये बेटा एक्टिवेटेड होते हैं। और अगर मैम हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें या क्लॉटिंग प्रोटीन्स को हटा दें तो यही जो प्लाज्मा है वो क्या कहलाता है, सीरम। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड एज बेटा सीरम। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बोला है बेटा इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर आप इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को देखेंगे यही आपकी बेटा क्या है, यही आपकी बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। एंड ये 45% होती है टोटल ब्लड की, ठीक है। इराइथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स इन द बॉडी। ये मैं आपको बता चुकी हूं ना, सबसे हाईएस्ट आरबीसी, फिर होती है प्लेटलेट्स और फिर होती है बेटा डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मिलियंस में है पर एमएम क्यूब, आपकी प्लेटलेट्स लैक्स में है और आपकी बेटा जो वो होती है डब्ल्यूबीसी वो सिर्फ थाउजेंड्स में है ना। अ हेल्दी अडल्ट मैन हैज एवरेज 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर एमएम, एमएम -3 क्यों लगाए, पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। RBCs are formed in the red bone marrow in adults. Adults में मैम ये red bone marrow में होता है। RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals. कृपया करके इस लाइन को NCERT में स्टार मार्क कीजिए। Most of the mammals, क्योंकि बेटा except camel and llama, मैं इसको अभी नोट डाल के आपको लिखवा भी दूंगी। कैमल और लैमा को छोड़ दें क्योंकि इन दोनों की आरबीसी होती है न्यूक्लिएटेड। कैमल तो तुम लोगों को पता ही है बेटा, कैमल तो तुमने देखा ही होगा। कैमल जिस फैमिली से बिलोंग करता है ना बेटा, उसी फैमिली, अब आप पूरा फैमिली हायरार्की तो पढ़ते नहीं है एनिमल किंगडम में, बट उसी फैमिली से लैमा भी बिलोंग करता है। मैं इसकी फोटो लेके आई हूं, फोटो क्यूट सी। ये तो तुम्हारे जैसा दिख रहा है यार, नहीं? अच्छा तुम तो सपोले हो, खैर है ना। तो ये लैमा है भाई, लैमा। कैमल और लैमा जो होती है ना बेटा, उनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। ये मैं आपको नोट्स में भी लिखवा दूंगी, ठीक है। अरे नलायकों, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। पूछो क्यों? जितने लोगों ने फ्रॉग लिखा है ना अभी, एक बारी खड़े हो जाओ अपनी सीट पे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फटाफट से खड़े हो जाओ। तुम खड़े तो हो, एक बारी फटाफट से खड़े हो। लगाओ अपने सर पे बेटा बॉटल से, आज तो बॉटल से बजाओ अपने सर पे। बताओ क्यों, बताओ क्यों? मैंने यहां पे क्या पढ़ा? इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। तुम मैमल्स के एक्सेप्शन में, तुम मैमल्स के एक्सेप्शन में फ्रॉग बता रहे हो मुझे? हाँ, मैमल्स के एक्सेप्शन में मैं यहां पे लिखूं फ्रॉग, ऑल्सो फ्रॉग, बिकॉज यकीन 2.0 स्टूडेंट्स थिंक दैट फ्रॉग इज ऑल्सो अ मैमल। सिट डाउन,
एक्सेप्ट कैमल एंड लैमा, मूर्ख कहीं के, आए बड़े, पढ़ते नहीं है ढंग से, एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। आगे पढ़ो। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, हेंस द कलर एंड नेम ऑफ द सेल्स। बोला इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कर ली है बच्चों, ठीक है। हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है हर 100 ml ब्लड के लिए, ठीक है भैया, ये भी बात हम कर चुके हैं बेटा, पिछले चैप्टर में ही कर चुके हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल में बेटा 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड के लिए। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. मैम ये रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है ना। RBCs have an average lifespan of 120 दिन after which they are destroyed in the spleen. इसीलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। हमने बेटा एक एक लाइन पढ़ ली है RBC से रिलेटेड, प्लाज्मा से रिलेटेड। अब हमें ल्यूकोसाइड स्टार्ट करना है, बट हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक नोट डाल के पहले लिखो जो पॉइंट बेटा तुम अभी फ्रॉग कर रहे थे ना, पहले ये नोट करो। नोट में क्या लिखोगे बेटा? RBCs of most of the mammals is devoid of nucleus. Devoid मतलब absent. Devoid मतलब बेटा absent. Devoid of nucleus except camel, lemma, इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। तुम तो फ्रॉग भी लिख लो साथ में। प्रशांत कह रहे सॉरी मैम, फ्रॉग इज एन इंसेक्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अरे वो एनएमसी के सिलेबस अपडेट में था पहले। हाँ चलो, डन 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 डन। अब बेटा देखो, एक तो बोर्ड को बड़ी मौत आती है भाई, ठीक है। अब बेटा देखो, आज हम WBCs को एक ही फ्लो चार्ट में करना होता है, तो आज हम कर तो पाएंगे नहीं वैसे भी, तो मैं बहुत ज्यादा तो मैं करवाऊंगी भी नहीं, क्योंकि हम कर ही नहीं पाएंगे बेटा, तो मैं कैसे करवाऊंगी, है ना। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके जाती हूँ ताकि हम अगले दिन WBCs को स्टार्ट कर सके, है ना। WBC को क्या स्टार्ट करेंगे अगले दिन? हमें WBCs, हमें प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुपिंग, ये सारे टॉपिक्स हमें अगले दिन पढ़ने हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स है, WBC भी छोटा सा टॉपिक है, प्लेटलेट्स भी छोटे हैं, ब्लड क्लॉटिंग भी बहुत इजी है, ब्लड ग्रुपिंग भी इनफैक्ट बहुत इजी है। पर जैसा हमारा एक्सपीरियंस है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो आसान टॉपिक्स होते हैं ना कुछ उसमें तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगा के कई बार गलत कर देते हो। आसान टॉपिक्स है, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो हम सिर्फ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देके जाते हैं कि हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे बेटा WBCs। दिस इज द नंबर 2 ब्लड सेल्स, जिन्हें हम ल्यूकोसाइड्स भी बोलते हैं, इनको हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे। इनका सिर्फ बेटा मैं ओवरऑल एक नंबर आपको बता के जा रही हूं, क्योंकि हमें एक टेबल बना के इनको कंपेयर करते हुए पढ़ना है ना। आप इसे डेफिनेटली लिखिए। और क्या बेटा, आपको मैंने WBCs का नंबर क्या बताया? मैंने आपको इनका नंबर बताया था 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। और मैंने आपको बेटा WBC में ये भी बताया ना कि WBC में 2 प्रकार हैं। एक प्रकार होती है बेटा जिनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है ग्रैन्युलोसाइट्स, और एक होते हैं बेटा जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते, उन्हें बोला जाता है एग्रैन्युलोसाइट्स। आप इसे बनाओ, बिल्कुल बनाओ, अगले दिन मैं टेबल से स्टार्ट करूंगी, आज अभी तो ये बनाओ। जब आप बेटा ग्रैन्युलोसाइट, ऐसे सेल जिनमें ग्रैन्यूल्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट सेल्स हैव ग्रैन्यूल्स। बेटा ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ना, रेत जैसा दिखता है ना, रेत,
बिल्कुल रेत के पार्टिकल्स लगते हैं, जैसे सेल्स के अंदर रेत के पार्टिकल्स हो। इन ग्रैन्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। इन ग्रैन्यूल्स के अंदर सब्सटेंसेस भरे होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। इनकी फंक्शनिंग इन्हीं ग्रैन्यूल्स पे डिपेंड करती है जो इनके अंदर भरे हुए होते हैं। अरे पर mm क्यूब लिखा हुआ है ना दीपांशु बेटा, कैसी बात कर रहा है। और बेटा जब आप ए ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हो तो सेल्स डू नॉट हैव ग्रैन्यूल्स, इनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होती हैं। और जब आप इन सेल्स को देखोगे तो बेसिकली कुछ इस तरीके की इनकी शक्ल सूरत, हालांकि सबकी शक्ल ऐसी नहीं दिखती है, मैं तो तुम्हें बस ग्रैन्यूल्स हैं और नहीं है को समझाने के लिए बना के बता रही हूं। जैसे ये एक सेल बनाया मैंने, अब इसमें मैं ऐसे ग्रैन्यूल दिखा दूं तो ये ग्रैन्युलोसाइट बन जाएगा, ये ग्रैन्युलोसाइट बन जाएगा। और अगर बेटा मैं कोई एक ऐसा सेल दिखा दूं जिनके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है तो ये एक ग्रैन्युलोसाइट बन जाएगा। सिंपल। हम अगली क्लास में बेटा कहां से स्टार्ट करेंगे, मेरे लिए अगर पॉसिबल होगा ना सैटरडे क्लास लेना तो मैं सैटरडे क्लास ले लूंगी बेटा। तुम्हें कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है, ले लू ना, ठीक है। यस आपको क्लास समझ में आई। और बेटा मैंने कल आप लोगों को कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर का रीजन भी पिन करा दिया है, आंसर भी पिन करा दिया है, तो कल के लेक्चर में जाके एक बारी वो पिन कमेंट देख लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है, तो एक बारी जाके वो देख लेना, ठीक है। मैंने आंसर का रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि जो क्लास में बताया था वही आंसर था, पर मैंने उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको पिन करा दिया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सीन, बट जिन्होंने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा एक बारी, ठीक है। अमित महाजन सर लेंगे तो मैं भी ले लूंगी। अमित महाजन सर ले सकते हैं तो फिर मैं भी तो ले सकती हूँ ना बेटा, मैंने कोई गुनाह किया है कि मैं नहीं ले सकती। छोटी सी क्लास लूंगी, छोटी सी, बहुत छोटी सी, ठीक है। देख लूंगी मैं टाइमिंग्स कैसी कैसी है, तुम पे ज्यादा प्रेशर भी ना बने, वैसे करके कर लेंगे, ठीक है। नो प्रेशर। संडे, ये संडे टेस्ट वाले जितने बच्चे आते हैं ना बेटा, पाप, बहुत पाप लगेगा तुम्हें, बहुत पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा, क्योंकि तुम संडे के लिए नहीं पढ़ रहे होते हो बेटा। एक बात मैम की ना सुनो, मैम तुम्हें ये वाली पढ़ाई करवाती है, ये तो पढ़ाई करो, पर इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी बातें मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ, उसको भी जीवन में सीखने की कोशिश करो। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर संडे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर संडे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन। डोंट एवर से दैट संडे को एग्जाम है। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि मैं क्लास लूंगी या नहीं लूंगी, उसको मारो गोली। कभी मैं लेती हूं, कभी मैं नहीं लेती हूं, मेरा खुद के गले की बैंड बजी हुई है बेटा, फिर भी मैं खड़े होके बक 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 कर रही हूं, ठीक है। पर ये गंदी बातें नहीं करनी, बहुत पाप लगेगा। जीवन में आगे बढ़ना है बेटा, बहुत कुछ करना है, खुश होना है यार, जिंदगी जीनी है और आगे जिंदगी मस्त तरीके से जियो ना बेटा, तो मेहनत कर लो यार। बाद में अफसोस करने का ना, बाद में दूसरों को देख के जेलसी फील करोगे। होते हैं लोग ऐसे जल कुकड़े होते हैं भाई, इंसान की फितरत होती है, दूसरों को देख के ना क्रिप करते रहते हैं, देखो उसका कितना अच्छा है ना, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। अभी भी तुम बहुत सारे लोगों को देख के बोलते होगे उसके पास बेटर सिचुएशन है ना इसीलिए वो अच्छा कर रहा है, मैं तो देखो ऐसे हूं ना इसीलिए मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ। सब कोई ना बेटा अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करने में लगा हुआ है कि मेरे साथ ऐसा है इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम थी इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसके साथ ऐसा नहीं था। बट आपकी ये फालतू की बातें कोई नहीं सुनेगा बेटा, जीवन में कोई भी नहीं सुनेगा। शायद तुम्हारे मम्मी पापा एक बार के लिए सुन ले, वो भी एक बियॉन्ड द लिमिट सुनेंगे नहीं। अपने आप को इस जगह से उठाने का कर्तव्य तुम्हारा खुद का है, उसके लिए मेहनत करने का कर्तव्य भी तुम्हारा खुद का है। ये संडे एग्जाम मत किया करो ना लायकों, ठीक है। हाँ सॉन्ग सुना देती हूँ मैं, सॉन्ग सुना देती हूँ मैं, ठीक है। और मैं कोई बेटा तुम्हारी इतनी टेंशन ना लो, ऐसा मैं कोई क्लास वाला तुम्हारे लिए ऐसे तुम्हारे ऊपर धक्का नहीं दूंगी। अगर कभी लूंगी भी ना छोटी सी क्लास ले लूंगी, वो भी अगर टाइम अलाउ करेगा तुम्हारा तो लूंगी, नहीं करेगा तो नहीं लूंगी, टेंशन नहीं, ठीक है ना। चलो छोटा सा गाना आप लोगों को सुना दिया जाए, पर मेरा गला खराब है तो डोंट जज मी। हालांकि बेटा इंसान की फितरत होती है वो जज करता है, और तुम तो फिर सपोले हो, तुम तो महा जज करोगे। चलो हाँ शुरू किया जाए। बेरंगे थे दिन। अच्छा डिस्क्लेमर, ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए गाना है, ठीक है। ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए गाना है, क्योंकि तुम तो मुझे गाना सुनाओगे नहीं, तो मैं तुम्हारी तरफ से ये अपने आप को डेडिकेट करती हूँ, ठीक है।
थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें, आई है तुमसे रंगीनियां, फीके थे लम्हे जीने में मेरे, आई है तुमसे रंगीनियां, बेरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हल है तुम्ही से या तुम ही हो मुश्किलें, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, जैसे मेरे दिल में खिले ख्वाब के मौसम, तुम क्या मिले, हम जमाने की निगाहों में कहीं गुमनाम थे, अपने चर्चे कर रही हैं अब शहर की महफिलें, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले। थैंक यू सपोला आर्मी, लव यू ऑल बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, कितना मजा आ रहा है आप लोगों को चैप्टर को पढ़ने में, मुझे जरूर जरूर अपना बेटा बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू, सी यू ऑल ऑन सैटरडे और मे बी नेक्स्ट वीक, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।